बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अगर मुझे किसी लड़की को पटाना है, अब लड़की को क्यों पटाना है, क्योंकि ये बात मार्केट में बहुत ज्यादा क्लियर है कि किसी को अप्रोच करना तो आपको लड़की को अप्रोच करना है, लड़की आपके पास नहीं आएगी शायद अप्रोच करने। वेरी मच ट्रूथफुल। क्या आप कहना चाहोगे कि कैसे कन्विंस किया जा सकता है जेन्युइनली किसी लड़की को अपनी तरफ? अच्छा, ये जो बुराड़ी में एक घटना घटी जिसमें 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया, तो क्या इसमें कुछ हिप्नोटिज्म इन्वॉल्व था, ब्लैक मैजिक था? उसके लिए वो आत्मा उतनी ही रियल है जितनी हमारे लिए उसका ना होना रियल है। कार्ड क्या था आपका? 9 ऑफ डायमंड। 9 ऑफ डायमंड्स और 15th नंबर पे। हाँ जी। चेक कीजिए। वाह कैसे पॉसिबल है ये? जैसे हमने ना बड़ा सुना है प्लेसिबो इम्पैक्ट कि 10 लोगों को दवाई दी, 5 लोगों को बोला कि एक्चुअल दवाई दे दी, 5 लोगों को हमने झूठ मूठ की दवाई दे दी बट उनके मन में बिलीफ डाल दिया, और जिन लोगों को झूठ मूठ की दवाई दी उनको ये भी बोला कि ये महंगी वाली दवाई है। तो ऐसा एक मार्केट में एक सिनारियो निकल के आया है कि जो लोग महंगे वाले डॉक्टर्स हैं उनकी दवाई बड़ी जल्दी काम कर जाती है। क्यों काम कर जाती है? क्योंकि लोगों के मन में ये मान्यता पहले से है कि ये महंगा है और मेरे ऊपर काम कर जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा प्लेसिबो और बिलीफ काम कर जाता है। तो कुछ हिप्नोटिज्म में बिलीफ का गेम होता है। तो जहां हम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं किस चीज को, इमोशंस को, वहां से जब हमें रिटर्न आता है तो हमें लगता है ये तो कमाल होगा। आप अहमदाबाद में घर खरीदना चाहते हो और मैं आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण की दया से आपको घर मिल जाएगा। आप घर का नाम रखना कृष्णम कृपा करके घर का नाम रखना, आपको सोसाइटी अपार्टमेंट मिल जाएगा आपकी मर्जी का, जैसा आप खरीदना चाहते हो। आपकी आज तक की सबसे बड़ी क्या अचीवमेंट है जो आप मानोगे हिप्नोसिस में और मेंटलिस्ट में आपने करी है? सबसे बड़ी आपकी क्या अचीवमेंट है? सभी को नमस्ते। आज हम हैं अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ, रविंदर जी के साथ, रविंदर कुमार जी के साथ। बहुत सारे शोज में हमने इनको देखा है, इन्हीं की जुबानी जानेंगे, इनके बारे में, इनका इंट्रो जानेंगे। नमस्ते रविंदर जी, आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। वैसे तो इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है बट फिर भी। थैंक यू सो मच अंकित भाई, सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड आपके दर्शकों को भी नमस्ते। तो मेरे बारे में आप वैसे अभी बात ही कर रहे थे हम इस बारे में, तो मैं एक प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं मेंटलिज्म शोज़ करता हूँ। तो जैसे आपने मुझसे पूछा था कि मेंटलिज्म और हिप्नोसिस क्या एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, वैसे ये दोनों अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं, लेकिन मैं मेंटलिज्म की ट्रिक्स को हिप्नोथेरेपी के साथ कंबाइन करके लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो ये बहुत एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, ज्यादा लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं आई थिंक, राइट? मेंटलिज्म और हिप्नोटिज्म को कनेक्ट बहुत मतलब सब बता के कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर हीलर्स जो हैं या जो थेरेपिस्ट हैं जो रिलीजियस हीलिंग करते हैं वो कुछ इस तरीके की ट्रिक्स यूज़ करते हैं। अच्छा, इस तरह से करते हैं। अच्छा, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की एक घटना है, मैं किसी के घर गया, उसने बोला कि यार मेरे घर आओ एक बार, मेरे ना कोई गुरुजी हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। आज से आई थिंक 14 साल पहले की बात है। मैं उनके घर गया तो उनके घर कोई मतलब बाबा जी थे, उनके कुछ तो थे बट नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। तो उन्होंने आइज क्लोज करी, उनकी आंखों में से कुछ राख निकली और हाथ में कोई कृष्ण की मूर्ति आ गई और मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। तो जब ऐसा होता है तो ऑलरेडी आप गिव इन कर देते हो, यार कोई बड़ा बंदा है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये कुछ ऐसा है जो परमात्मा की तरफ से है, या ये ह्यूमन अचीवेबल है कि मैं भी सीखूं तो मैं भी कर पाऊंगा? ये बिल्कुल ह्यूमन अचीवेबल है। देखो, जब मैं ये कह रहा हूँ कि एक इंसान इसको सीख सकता है और कर सकता है, तो मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ईश्वर नहीं करते होंगे या ईश्वर ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई शक्ति नहीं होती होगी। अगर होती है तो मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की है। मेरे साथ साथ हज़ारों लाखों ऐसे मजिशियंस हैं जो ये मानते हैं कि 9 आउट ऑफ 10 जो लोग ये ट्रिक्स परफॉर्म कर रहे हैं, जो वो गुरु भी हो सकते हैं, वो हीलर भी हो सकते हैं, वो कोई सिद्ध होने का दावा भी कर सकते हैं, लेकिन 9 आउट ऑफ 10 वो कहीं ना कहीं ट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो जो आपने एक्सपीरियंस किया वो आपको अब तक इसीलिए याद है क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और फिर उसमें इमोशंस अटैच है, उसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति अटैच है, फिर वो जो उनके जो भी घर पे आए हुए थे उनका एक ऑरा अटैच है, फिर आंखों से राग गिरना, आंसू आना, पूरा एक आप देखेंगे ना एक पूरा ड्रामेटिक चीज़ है। वरना आप सोचिए इसके पीछे को एक सिंपल सा आइडिया समझिए कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो वो मैक्सिमम लेवल पे इम्पैक्ट कब डालेगी आपके ऊपर, जब उसकी बैक स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। बिल्कुल सही, कंटेक्स्ट ऐड हो जाएगा। हाँ, उसका कंटेक्स्ट ऐड हो जाएगा। तो वो जो पूरा ऑरा क्रिएट करना, फिर आंख में से आंसू, राख और वो सब निकलना, और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान की मूर्ति का अपीयर होना, वो आपको याद है। बिल्कुल उसके बीच में जो चीज़ें थी वो सारी डिलीट हो गई हैं माइंड से, क्योंकि माइंड ने मैक्सिमम चीज़ को पकड़ लिया। ठीक है। तो सत्य साई बाबा जी हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल है, वो भी ऐसा करा करते थे और बहुत बड़े बड़े स्टार जैसे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर सब जाया करते थे। तो उनके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ ऐसी चीज जो उनके बारे में आपको बहुत पसंद है या बहुत लाइक करते हो सत्य साई बाबा जी के बारे में? मैं
के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें भी वो किया करते थे वो बहुत अच्छे से किया करते थे। बहुत अच्छे से किया करते थे। ठीक है, चलो थम्स अप। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने करी आज तक, जिसको करने के बाद आपको ऐसा लगा यार आपने अपने आप को अमेज कर दिया, यार मैंने कैसे कर ली, और हो गई, बस हाथ से हो गई। कई बार होता है ना, ऐसे हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो कोई मेरे पास आया, मैंने बोला यार ये काम तो हो जाएगा तेरा, 30 दिन में तेरे पैसे वापस आ जाएंगे, और वो निकल आए पैसे वापस। मैंने चार्ट भी देखा था बट वो अंदर से निकला। तो ऐसा कोई चीज है, जो ऐसा कोई एक्ट है जो आपने किया और जो आपको लगा यार ये तो शायद ईश्वर ने करवा दिया, शायद हो नहीं सकता था, बट बाद में आपकी मेमोरी में आ गया? मैं हिप्नोसिस में जब आया था ना, तो मेरा ये एक्सपीरियंस सबसे पहला एक्सपीरियंस था जिसने मुझे हिप्नोसिस को सीरियसली लेने के लिए फोर्स किया और इसको स्टडी करने के लिए फोर्स किया। तो हुआ ये था कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बाद बहुत सारे शोज़ करने के लिए इधर उधर मैं ट्रैवल करता था। तो जब मैं अपना एक शो ख़त्म करके वापस आ रहा था स्टेज से, तो मुझे एक आदमी ने अप्रोच किया, उनके साथ उनकी एक छोटी बच्ची थी। तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को एक अजीब सी प्रॉब्लम है और उसको ना स्मेल बहुत आती है। उसने मुंह पे रुमाल रखा हुआ था, छोटी बच्ची थी। तो आपका शो जब ये देख रही थी, तो आपके शो के टाइम पे मैंने नोटिस किया कि इसको स्मेल का ध्यान भी नहीं था, तो प्लीज़ कुछ मैजिक से आप इसको ठीक कर देंगे क्या? लोग अक्सर ऐसा करते हैं, लोगों को लगता है कि चमत्कार से ही कुछ हो सकता है, या लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कोई आदमी सिद्ध पुरुष है तो वो तो चमत्कार जानता ही होगा। जैसे आप आज न्यूमरोलॉजी को साइंटिफिकली समझाते हैं या एस्ट्रोलॉजी को समझाते हैं, जो भी चीज़ें आप साइंटिफिक एविडेंसेस देते हैं उसको बैक करने के लिए, इस नॉलेज को बैक करने के लिए। अदरवाइज़ कोई इंसान किसी ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पे कोई साइंटिफिक बात ही ना हो, सिर्फ सामने वाले से पूछे तुम कौन से दिन पैदा हुए थे, वो डेट बताए और फिर वो सब बोलना चालू कर दे, तुम्हारा ये है वो। तो अगर वहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज है तो उनको लगेगा यार ये तो कमाल है, सिर्फ जन्मतिथि पूछता है और सब कुछ बता देते हैं, राइट? तो सेम चीज़ लोग ना ये मान लेते हैं कि स्टेज पे खड़ा होकर अगर कोई माइंड रीड कर रहा है या कोई चीज़ कर रहा है, कोई गायब कर रहा है, अपीयर कर रहा है, तो इसके पास तो चमत्कार है। तो अक्सर ऐसे लोग मिल जाते थे और अभी भी मिलते हैं। अब मेरे पास हालांकि थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है उनको बताने के लिए, तो मैंने ना उस बच्ची को अभी ऐसा ये बोलने के लिए कि यार इसको होप कैसे दूँ, मैंने कुछ सजेशंस यूज़ किए। मुझे हिप्नोसिस थोड़ा बहुत आता था क्योंकि मुझे पता था कि हिप्नोसिस स्टेज पे परफॉर्म कैसे किया जाता है। मैं फुल टाइम थेरेपी नहीं करता था। मैजिक शोज़ मेरा प्राइम बिजनेस था। और मैंने फिर क्या किया, मैंने एक पेपर लिया, उसको फोल्ड करके उससे ना एक गुलाब का फूल बनाया और फिर उस बच्ची को बोला ना क्लोज योर आइज़, आंखें बंद करो, और अभी ना ये रोज़ फ्लावर मैं आपके फेस के पास लाऊंगा, आपको इसमें से ना खुशबू आएगी। जब आपको खुशबू आएगी तो मुझे हाँ में सिर हिला के बताना, हेड नोट करना। तो मैंने आंखें बंद कराई, उसका ध्यान उसकी ब्रीदिंग पे, जो एक बेसिक सा सजेशंस का प्रोसेस होता है हिप्नोसिस का, बहुत बेसिक प्रोसेस। मैंने उसको वो गुलाब का फूल कागज़ का बना हुआ वो उसको दिया, और उसने जब वो पेपर रोज़ को स्मेल किया तो उसने बोला हाँ खुशबू आ रही है इसमें से। तो मैंने बोला अभी अपने पास रखना है इसको फॉर गुड 7-10 डेज, 7-8 दिन में ना सारी स्मेल खत्म हो जाएगी, जहाँ भी तुम इसको लेके जाओगे वहाँ की स्मेल खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे ये भी नॉर्मल हो जाएगा, फिर तुम्हें स्मेल नहीं आएगी कहीं से भी, कोई बुरी बदबू नहीं आएगी। एंड टू माई सरप्राइज मुझे आफ्टर 10-15 दिन के बाद मुझे उसके पेरेंट्स का कॉल आया, एंड उन्होंने बोला कि सर आपने मतलब यू सेव्ड आवर लाइफ्स, हम परेशान हो गए थे बच्ची के लिए, कोई बोलता था पागल हो गई है, कोई बोलता था इसको वहम की बीमारी है, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं तो लोग बोलते पागल हो गई है, आपने हमारी बच्ची की लाइफ बदल दी, हमारी लाइफ बदल दी। दैट वाज द डे मुझे ये एहसास हुआ कि भाई मैंने किया क्या है। फिर मैंने उसको डिकोड किया, बैक ट्रैक किया, फिर मैंने कहा मैंने एक एक्ट परफॉर्म किया, उसकी कॉन्शियसनेस को और उसकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाया, और फिर उसमें सजेशंस प्लांट कर दिए। तो वो मुझे एक फॉर्मूला मिल गया, वो वहाँ से क्रैक हुआ कि भाई हिप्नोसिस सिर्फ ये नहीं है कि आप स्टेज पे किसी को कुछ फ़नी चीज़ करा रहे हो, आप किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। वो मोमेंट था जिसने मेरी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दिया। तो आज जब मैं कह रहा हूँ कि मैं हिप्नोसिस और मेंटलिज्म को कंबाइन करता हूँ, तो मैं एक ट्रिक परफॉर्म करता हूँ, सामने वाले के अटेंशन को यूज़ करता हूँ, उसकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता हूँ, उसके क्यूरियोसिटी को बढ़ाता हूँ, और वहाँ सजेशंस डालता हूँ। तो वो एक ट्रिक सिर्फ जादू का खेल ना रह करके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टूल बन जाता है। तो ये नेक्स्ट लेवल हो गई बात। बिल्कुल अमेजिंग अमेजिंग रविंदर जी। तो अभी भी आप लोगों को इस तरह से थेरेपी देते हो ये सब चीज़ों से? हाँ, हिप्नोथेरेपी के मेरे सेशंस होते रहते हैं लगातार। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने ना बड़ा सुना है प्लेसिबो इम्पैक्ट, कि 10 लोगों को दवाई दी, 5 लोगों को बोला कि एक्चुअल दवाई दे दी, 5 लोगों को हमने झूठ मूठ की दवाई दे दी बट उनके मन में बिलीफ डाल दिया, और जिन लोगों को झूठ मूठ की दवाई दी उनको ये भी बोला कि ये महंगी वाली दवाई है। तो ऐसा एक मार्केट में एक सिनारियो निकल के आया है कि जो लोग महंगे वाले डॉक्टर्स हैं उनकी दवाई बड़ी जल्दी काम कर जाती है। क्यों काम कर जाती है? क्योंकि लोगों के मन में ये मान्यता पहले से है कि ये महंगा है और मेरे ऊपर काम कर जाएगा, तो यहाँ पे बड़ा प्लेसिबो और बिलीफ काम कर जाता है।
तो कुछ हिप्नोटिज्म में बिलीफ का गेम होता है, जस्ट आस्किंग ऑन द इट्स नॉट अबाउट हिप्नोटिज्म। आप कोई भी ऐसी चीज़ देखिए लाइफ में जहाँ पे अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर इमोशनल बींग्स, राइट। हम इमोशन से बने हुए इंसान हैं। सो हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग इमोशनल बीइंग हैं। अब उसमें होता ये है कि हम जब दो लोग बात करते हैं ना, चाहे वो एक सेल्समैन और एक कस्टमर बात कर रहा हो, चाहे आपकी गली के सब्जी वाले से आप बात कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो बेसिक, आप इमोशंस का एक्सचेंज कर रहे हो, राइट। आप उसको पैसा दे रहे हो, बदले में कुछ ले रहे हो। वो जो चीज़ आप खरीद रहे हो वो आपके अंदर एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेके आएगी। वो एक अच्छा ड्राइव, वो एक गिफ्ट हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, सब्जी हो सकती है, या ट्रीटमेंट हो सकता है, वो किसी भी तरीके की चीज़। तो जहाँ हम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं किस चीज़ को, इमोशंस को, वहाँ से जब हमें रिटर्न आता है तो हमें लगता है ये तो कमाल हो गया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट भी ज़्यादा करते हैं, राइट। और दूसरी एक और टेंडेंसी है हम इंसानों की, हम एक दूसरे के बताए हुए इमोशंस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। जैसे कि अचानक से आपने बोला, एक वर्ड यूज़ किया, ट्रेंड आ गया। ट्रेंड आता कैसे है? एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं मंडेला इफेक्ट। मंडेला इफेक्ट का मतलब है कि अगर एक झूठ को भी एक बहुत बड़ा मास एक्सेप्ट कर ले, वो सच बन जाता है। सही बात है, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना। यस, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना। अब वो बहुत जितने बड़े लेवल पे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लोगों को लगता है ये सच है। और आप देखेंगे लोगों के साथ चीज़ें होती भी होंगी। बिल्ली अपने रास्ते जा रही है, आदमी रास्ता काट के निकले, अगर गलती से उसका टायर पंचर हो गया, उसको लगा अरे बिल्ली रास्ता काट के गई थी यार। तो ये न सिर्फ प्लेसिबो है, बल्कि ये सही मायने में इम्पैक्ट डालता है हमारे दिमाग पे। इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो जो आपने बात बोली कि बहुत सारे डॉक्टर बहुत सारा चार्ज करते हैं, ऐसे तीर्थ स्थानों पे भी होता है। बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी मार्केट इज ऑल टाइम हाई, राइट। ऐसे हमारी इंडस्ट्री में भी है, थेरेपिस्ट, काउंसलर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, जो जितना ज़्यादा चार्ज कर रहा है, समहाउ इंसान ये मानता है ये बड़ा ब्रांड है। बड़ा ब्रांड है मतलब इसको बड़ी जानकारी होगी। अब ये सारी चीज़ें ना सब्जेक्ट क्लाइंट अपने दिमाग में क्रिएट कर रहा है, तो उसका वो जो एक्सपेक्टेशंस का दायरा है ना, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सामने से अगर एक ड्रॉपलेट भी मिलेगा ना, उसको लगेगा अरे ये तो कमाल ही हो गया यार, ये तो मतलब उसने जाते ऐसा कर दिया। वरना फिर दूसरा ही वो आता है, वो कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान। लोगों के साथ ऐसा भी होता है। आपने इसके उल्टा भी सुना होगा, अरे यार इतने चार्ज करते हैं वो, उन्होंने मेरे बारे में 3 बातें ठीक नहीं बताई। ये भी होता है, ऐसा भी होता है। तो ये सिर्फ इमोशंस का एक्सचेंज है। हम जिस इमोशन से जाते हैं, अगर वो फुलफिल हो जाए तो लगेगा कि पैसा वर्थ था, बहुत बढ़िया हो गया। जिस इमोशन से गए फुलफिल नहीं हुए तो लगेगा नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं है। बिल्कुल सब कुछ माइंड का गेम है। वो एक बहुत अच्छी बुक है ना, यू आर अ प्लेसिबो। पूरी किताब ही है। आप, मैं, हम सब जो कुछ भी हैं, हम जानते थोड़ी नहीं ये हमारी एक्चुअल रियलिटी है कि नहीं जानते, राइट। फिर हमें क्रिएट किया है ना समाज ने। हमें बिल्कुल हम ये जो एंकरिंग है कि मेरे को किसी ने बोला कि ना सर मैं ना अभी नवरात्रे आने वाले हैं, मैं खुश हो जाऊंगी, एक हमारी स्टाफ ने बोला। तो मैंने कहा नवरात्रों से खुशी का क्या मतलब है? बट देन आई फाइंड आउट कि यार इस दिमाग एंकर्ड है कि नवरात्रे आएंगे तो खुश होंगी, होली आएगी तो मैं खुश होंगी, दिवाली। बट ये सोसाइटी एंकरिंग दी किसने? सोसाइटी ने एंकरिंग दी ना। सोसाइटी ने एंकर कर दिया कि संडे को खुश होना है, सैटरडे को खुश होना है, क्यों मंडे को खुश क्यों नहीं होना है? तो सोसाइटी आपको वो इवान पाल्वो बोलता है उस कंडीशनल रिफ्लेक्स वाली बुक के अंदर कि हमें एंकर किया गया है, इसलिए सोसाइटी हमेशा चाहती है कि ये बंदा नीचे रहे, तो वो एंकर कर देते हैं सोसाइटी अपने साथ। देखो समाज कैसे चलता है, समाज एक दीवार की तरह है। उसमें ना हर एक ईंट की एक इंपॉर्टेंस है। एक ईंट के निकालने से दीवार गिरेगी नहीं, लेकिन एक ईंट के ऐड होने से दीवार ऊंची हो जाती है, राइट। तो समाज हर पैदा होते बच्चे को उस ईंट की तरह ट्रीट करता है कि भले ही ये समाज का एक्टिव पार्ट ना बने, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समाज का पार्ट बने, ये इंपॉर्टेंट है। इससे संख्या बढ़ती है। जब संख्या बढ़ती है तो हम प्राउड महसूस करते हैं, हम इस समाज से आते हैं। हम प्रिमिटिव टाइम से ग्रुप्स में रहते थे ना, ट्राइब्स में रहते थे ना, कि एक ट्राइब में 500 लोग हैं, एक ट्राइब में 300 लोग हैं, उन्होंने उस पर हमला कर दिया, फिर वो उस ट्राइब का पार्ट बन गए, तो बड़ा गर्व महसूस, हम उस ट्राइब। इसीलिए आज भी हम लोग एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं, अरे वी आर इंजीनियर्स, वी आर डॉक्टर्स, वी आर साइंटिस्ट, वी आर न्यूमरोलॉजिस्ट, वी आर हिप्नोथेरेपिस्ट। और छोटे स्तर पे और अलग स्तर पे वी आर ब्राह्मण्स, वी आर द्रविडियंस। अब और छोटे स्तर पे हम इस मोहल्ले के लोग हैं, और छोटे स्तर पे हम इस परिवार के लोग हैं, और छोटे स्तर पे मैं उसका बेटा हूँ, राइट। तो ये होता ही है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि लोग ना हमारी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने हिसाब से। जैसे आप आर्मी में हो तो वो बोलेंगे यार अरे भारतीय हो आपको नहीं बोलना मैं पंजाबी हूँ, मैं जाट हूँ। दे आर ट्राइंग टू स्ट्रॉन्ग आवर आइडेंटिटी। अब आप बनिया समाज से हो तो बनिया समाज कहेगा अरे आप बनिया हो। दे विल ट्राई टू स्ट्रॉन्ग योर आइडेंटिटी। ग्रुप उससे स्ट्रेंथ से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सही बात है, शैलो प्राइड है तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ना सोसाइटी जो है ना वो
बच्चा जो 400 करोड़ कमा सकता था उसके नाक में नकेल डाल के जॉब कर ले, उसका सारा मतलब उसको सांड को वो कर दिया, कर्व कर दिया ना। हाँ। तो सोसाइटी विल ऑलवेज ट्राई टू कर्व योर इंस्टिंक्ट कि अरे सांड ना बन जाए, इसको Yes, बैल ही रहने दो। yes, 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 चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक बड़ा अमेजिंग टॉपिक है, आज आप आए हैं तो पूछते हैं कि देखो जैसे ये सोसाइटी का बहुत बड़ा पैटर्न आ रहा है कि रिलेशनशिप टूट गया, अब रिलेशनशिप टूट गया तो बंदा हताश हुए बैठा है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हताश हो गया, मतलब मरने को रेडी हो गया, क्योंकि वो पैटर्न जो है वो एंकर्ड इतना था Right. कि मेरी खुशी उस लड़की पे डिपेंडेंट थी, उस लड़के पे डिपेंडेंट थी। right. अब आपने बहुत जिंदगी जी है, मुंबई में भी रहे हो और आप भी जानते हो लाइफ को, तो क्या आप कहना चाहते हो कुछ कि कैसे आपने भी कभी आपने फेस किया ये इसमें ना दो चीजें हेल्प करती हैं। पहली चीज हेल्प करती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस? दुख को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये पेन हो रहा है भाई, ये दिक्कत हो रही है। जैसे बुद्धिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही है, सबसे पहले एक्सेप्ट करो दैट लाइफ इज सफरिंग, इट्स फुल ऑफ सफरिंग, कि आप झेलने ही आए हो। जैसे आप एक्सेप्ट करते हो तो आधा हो जाता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ टाइम पहले कॉल किया, उसकी मदर की सडन डेथ हो गई थी, बहुत परेशान था, उसको कुछ कह रहा है भैया कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने बोला देख दो बातें हैं, पहला तो समझ कि यू विल हैव टू ग्रीव थ्रू दिस, तुझे इसके बीच में से निकलना, भागना नहीं है, ये होके ही गुजरना पड़ेगा, वन थिंग। सेकेंड थिंग, हम किसी के एब्सेंस को मिस कैसे करते हैं। यहाँ पे ना इमोशंस का एक छोटा सा गेम है। जैसे हम अपनी फेवरेट चीज़ खाते हैं, वो हमें एक खास तरीके का फ्लो देती है, हॉर्मोन्स का फ्लो देती है, और उससे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। ऐसे ही लोगों के साथ होता है। हम है ना पूरी ज़िंदगी सिर्फ कंडीशनिंग में निकाल देते हैं। जानवर, हम इंसान, हम सब एक दूसरे की प्रेजेंस और एब्सेंस है ना कंडीशनड है। अब जब अगर कोई लड़का लड़की मान लो 5 साल एक साथ रहे, 10 साल एक साथ रहे, तो वो ना अनकॉन्शियस लेवल पे एक दूसरे की प्रेजेंस से इतना कंडीशनड हो चुके हैं कि भले ही सामने बैठ के वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, साथ में भले ही 10 मिनट ना बैठा जाए उनसे, लेकिन एब्सेंस में एकदम से लगता है कुछ चला गया। और वो जाता क्या है पता है, वो पर्सन नहीं जाता है, वो जो इमोशंस का फ्लो आ रहा था ना वो रुक जाता है। अब या तो आप वो इमोशंस का फ्लो अपने अंदर पैदा कर लो, यहाँ से फिर थियरी आती है सेल्फ लव करो, अपने आप को पसंद करो, उसको भी माफ़ कर दो। अपने प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है, क्योंकि ये कभी सिखाया नहीं गया। ये वाला तो आउट ऑफ सिलेबस है। हमें तो ये पता था जिससे प्यार है उससे शादी होगी, नहीं हो रही है तो अब क्या करूँ भाई, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। फिर अब तुम सैड सॉन्ग सुनो, ये तो सिलेबस में सिखाया गया है, राइट। अब क्या है, इसमें बचने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो ये समझो कि आपके जो इमोशंस हैं उनका ठेका आपको ही लेना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी आपकी है, अकाउंटेबिलिटी आपकी है। उस जिस पर्सन के जाने से आप खाली हुए हो, वो पर्सन की वजह से आप दुखी नहीं हो रहे हो, आपके अंदर का खालीपन है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसको समहाउ वो पर्सन भर रहा था। वो भर भी नहीं रहा था, आप मान चुके थे कि वो भर रहा है। जैसे बचपन में एक खिलौना टूटने पर दुख होता है, रोना आता है, पापा दूसरा ला के दे देते हैं तो इंसान ठीक हो जाता है। अब जब हम बड़े हो जाते हैं, हम उन खिलौनों के बारे में सोचते भी नहीं है। एक टाइम पे जिनके लिए हम लड़ रहे थे अपने भाई बहनों से, या एक टाइम पे बहुत रोए थे जिसके लिए, क्यों? उस वक्त लगता था ये मेरा है, इसी से मेरे को वो गेम या वो फन मिल रहा है, जो अब ये टूट गया तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ खत्म हो गई। अब बड़े होने के बाद आपको आपका प्रिमिटिव माइंड वापस से उसी पैटर्न में लेके जाएगा कि तेरा रिलेशन टूट गया, तेरा पर्सन चला गया। अब लॉजिकली आप जानते हो कि यार उसको जानने दे, उसके जाने में फ़ायदा है, लेकिन इमोशंस आपको कुछ और कह रहे हैं। वो इमोशंस क्या चाह रहे हैं? इमोशंस सिर्फ आपसे हार्मोन का फ्लो चाह रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो, दूसरा जिम्मेदारी लो कि मुझे ही इसको हील करना है, तीसरा रास्ते ढूंढो उन इमोशंस को रिक्रिएट करने के। आप नई एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हो, हॉबी ज्वाइन कर सकते हो, कुछ तो भी अजीब करने लग जाओ, बंजी जंपिंग पे चले जाओ, हॉर्मोन्स का फ्लो होने दो, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू सच सिचुएशन, शुरू के 1-2 महीने तो पता ही नहीं था करना क्या है, लिटरली समझ में नहीं आता था अब करना क्या है। और ये बिल्कुल सच होता है, वो जो फिल्मों में सुनते हैं ना, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि एक बड़ा विड्रॉल सिम्टम है। कोई पर्सन या कोई चीज़ आपको इमोशंस का लगातार इतना बड़ा फ्लो दे रही है। जैसे लोग चाय पीते हैं, शुगर है, बॉडी को एकदम से ग्लूकोज का फ्लो देता है, अंदर से एक फीलिंग आती है कि हाँ। अब जिस दिन लोग अगर कोई टी एडिक्ट है, मॉर्निंग टी एडिक्ट है, अगर वो सुबह की चाय ना पिए, आप उससे पूछो क्या हुआ, अरे यार सुबह से एक तो अच्छी चाय नहीं मिली, सर में दर्द है। उसके सर में दर्द बॉडी की वजह से नहीं हो रहा है, हो सकता है मे बी अगर बहुत ही ज़्यादा शुगर पीता होगा तो एक अलग बात है, लेकिन उसको क्या हो रहा है, उसके जो सेट पैटर्न में से एक ब्लॉक मिसिंग है ना, उसका माइंड बार बार उस ब्लॉक को ढूंढ रहा है। और हमारा माइंड चालाक है, क्या करता है, आपको कंडीशन करके ना खुद दूर हो जाता है। माइंड बॉडी को ऑटो पायलट मोड पे डालता है, खुद साइड हो जाता है।
और जैसे ही ऑटो पायलट मोड से कुछ भी अलग होगा, माइंड को इंटरवीन करना पड़ेगा, वो माइंड को हेडेक लगता है। तो इसलिए आप देखो, लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी पड़े रहेंगे, एक दूसरे को गाली वाली दे के भी खुश रहेंगे, लोग नशा करके भी खुश रहेंगे, नुकसान करते रहेंगे पर उसी बिजनेस में पड़े रहेंगे। 10-10 साल, मुंबई में तो मैंने देखा 15-15 साल लोग एक्टिंग में स्ट्रगल करते रहते हैं पर छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि पैटर्न बन गया ना, कंडीशनिंग हो गई है, उनको आदत है रोज वही सब करने की। सुबह उठेंगे, ऑटो से जाएंगे, ऑडिशन देंगे, इससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, होप लेके घर आएंगे कि अब कुछ होने वाला है। 15 साल निकल गए, नहीं बस इस साल हो ही जाएगा, अभी 2 महीने में फिल्म आ रही है। माइंड चालाक है, माइंड की चालाकी को रोको, उसको चलाओ, ना कि उसके हिसाब से चलो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मैं 2 बातें इसमें कहना चाहूँगा। ऑस्कर वाइल्ड एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ। Yes. तो ऑस्कर वाइल्ड हमेशा एक बात बोला करता था कि खुश नसीब हैं वो लोग जिनको उनकी मनपसंद की लड़की नहीं मिली, क्योंकि जिनको मिल गई उनके लिए तो वो 2 कौड़ी की हो गई ना बात, क्योंकि जो मिल गया वो 2 कौड़ी का हो गया आपके लिए। और जिनको नहीं मिली वो आज भी मजनू मजनू मजनू, लैला 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 चिल्ला रहे हैं। हालांकि ये सैडिस्टिक प्लेजर है, बट ठीक है। सो जिनको नहीं मिली वो लैला 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 चिल्ला रहे हैं, बट ऑस्कर वाइल्ड बोलता है जिनको नहीं मिली उनका तो ये छलावा भी दूर हो गया कि मिल के शायद मैं खुश हो जाता। जैसे अमीर लोग जब भी कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आते हैं ना रविंदर जी, अमीरों को ना ये अब छलावा भी नहीं रहा कि पैसे मिल जाते तो शायद खुश हो जाता, मिल गए। जो गरीब के लिए बड़ा एक वो है ना सेंस ऑफ वो कि यार मेरे को, तो अमीर लोगों के सबसे ज्यादा दुखड़े ये सुनते हैं यार पैसा तो मिल गया अब खुश नहीं है, तो अब रिलेशनशिप की बात करेगा। है ना उनका सुदर्शन फाकिर का शेर है, या कृष्ण बिहारी नूर का है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है। बिल्कुल सही बात है। जिसको नहीं मिल रहा है तब तक उसको लग रहा है कि यार ये होना चाहिए था, और जब मिल जाता है फिर उसके बाद लगता है ये तो हो गया, अब आगे क्या चाहिए। We have this tendency. तो इसलिए जो आपने गौतम बुद्ध की बात बोली ना, गौतम बुद्ध हमेशा ये बात बोला करते थे कि तुम ये मत समझना कि कुछ ना होने की वजह से तुम्हें दुख है, इस लाइफ का जो मूल है ना उसी में दुख छुपा है, और तुम्हें लगेगा कि कोई चीज नहीं है इसलिए तुम दुखी हो, बट ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि पता है मैं इस बात से थोड़ा सा कम इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि ना उपनिषद में एक बहुत ही कमाल की कहानी है, अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग कहानियाँ हैं। एक बड़ी कमाल की कहानी है, वो कहते हैं कि जैसे सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन कहता है कि देयर इज नो डुअलिटी, आप और जीवन अलग नहीं हो, यू आर द लाइफ योरसेल्फ, राइट। तो जैसे ही आप मैं और तुमको अलग कर देंगे तो यहाँ डुअलिटी क्रिएट हो गई। अब हर वो चीज़ जो मेरे होने को, मेरे एग्जिस्टेंस को नुकसान पहुंचा रही है वो दुख है, और जो मेरे होने को, जैसा मैं मानता हूँ, मेरे होने को ईज आउट कर रही है तो वो सुख है। अब उपनिषद ये कहता है कि आत्मा का तो मूल स्वभाव ही सुख है, सच्चिदानंद। यस, आत्मा तो है ही उस। लोग सुसाइड क्यों करते हैं? लोग सुसाइड भी इसीलिए करते हैं कि अब ये दुख झेला नहीं जा रहा। तो इसका मतलब आत्मा तो हमेशा सुख की प्राप्ति के लिए ही भागती है। हमारे कोर में कुछ तो ऐसा है जो हमेशा सुख चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि जब वो हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं मिल पाता, हमें लगता है ये दुख है, राइट। तो जैसे अभी आपने ऑस्कर वाइल्ड की वो बात बोली, एक तो ना ये भी एक थोड़ी सी चीज़ है, क्या है, हम लोगों को ना पेन को ग्लोरीफाई करना सिखाया गया है। We start enjoying the pain. Yes. हमें ये सिखाया गया है कि लोग दुखों में कंपटीशन करते हैं ना। अरे तुम्हारा क्या है, मेरे मामा के लड़के का तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि उसके तो दोनों पैर में रॉड डली है, तुम्हारे मामा के लड़के के तो एक पैर में रॉड डली है। लोग दुख में कंपटीशन करते हैं। लोग ऐसे ही ब्रेकअप में कंपटीशन करते हैं, मेरे को 3 साल लग गए थे भाई उसको भूलने में, अच्छा अरे भाई मैं तो आज तक नहीं भूल पाया। लोग पेन को ग्लोरीफाई करते हैं, जबकि सबसे सरल जो सिखाई जाने वाली चीजें थी। मैं भी आज शायद इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दैट। निकले उस आपने अपने सहा है रिलेशनशिप का ब्रेकेज। उन सब चीज़ों से निकलने के बाद ये चीज़ें समझ में आती है ना। तो और दूसरा थोड़ी नॉलेज किताबें पढ़ने से या फिर एक प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों के साथ काम करके समझ में आया, तो बाहर निकलने के बाद आपको समझ में आता है कि हाँ, जब आप दूर से खड़े होकर देखते हो तो एक तो अपने पेन को ग्लोरीफाई करना बंद करो, दूसरा आत्मा का मूल स्वभाव सुखी रहना ही है, तुम पैदा ही सुखी रहने के लिए हुए हो, हमारा मकसद ही सुखी रहना है। अब ये देखना है कि उस सुख का दायरा कितना बड़ा बनाना है और कितना रिजर्व रखना है। सो जब आत्मा सारे विषयों का अनुसंधान करती है और मन जब सारे विषयों का अनुसंधान करता है और आत्मा का अनुसंधान नहीं करता, तो यही पैटर्न आ जाता है ना। हाँ, इतना भागो, इतना मैं कितना डीजल पी लूं कि मेरी प्यास बुझ जाए, कितना भी नहीं, कितना भी डीजल पी लूं मैं तो रहूंगा ही प्यासा। इससे ना एक बात निकल के आती है, वो डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत देखा अपने लाइफ के अंदर। न्यूमरोलॉजी तो काम करती है, खैर न्यूमरो के नंबर से तो बता ही सकते हैं हम कि ये बंदा किस कारण से डिप्रेशन में है। जैसे अगर किसी का 2-7 कॉम्बिनेशन है तो हमें पता चल जाता है कि सेल्फ पिटी कर रहा है, सेल्फ अपने आप को सेल्फ शेल में चला गया है। तो मैंने एक चीज देखी कि ना
सेल्फ हिप्नोसिस जो मैंने देखा कि लोग अपने आप को हिप्नोटाइज कर लेते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको ऐड करूंगा, आप उसमें ऐड करना। एक बार की बात है कि क्या होता है कि एक बंदा बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहन के बाहर गया। जब वो बाहर गया तो उस दोस्तों में गया, तो उसके दोस्तों ने ना कहा मजाक बनाना चालू कर दिया उसका। तो जब उसके दोस्तों ने उसका मजाक बनाया ना कि क्या कपड़े पहन के आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, तो उसने उस टाइम एक बात बोली। उसने बोला, आज ना राजा के यहाँ ना बहुत बड़े बड़े पकवान लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े मैजिशियंस आ रहे हैं, बहुत वहां पे करतब होंगे। उसने कहानियां बनानी चालू कर दी, है ना, जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। तो सारे लोग 2 मिनट के अंदर बोलते, अरे चलो भागो, सारे भागने लग गए। तो जब वो सारे भागने लग गए, ये जिसने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे ये भी उनके साथ भागने लग गया। इसको तो ध्यान ही नहीं रहा, ये स्टोरी तो उसके मन ने सुनाई थी। ये सेल्फ हिप्नोटाइज हो गया। तो भीड़ आपको भी सेल्फ हिप्नोटाइज कर देती है, क्योंकि भीड़ का एक मूल स्वभाव है, अगर भीड़ सोई हुई है तो आपको भी सुलाने की कोशिश करेगी। तो इसी कहानी से मुझे समझ आता है कि लोग कहीं एक तो वही अपने दुखों से खुश हैं, प्लस अपने आप को नेगेटिव सेल्फ हिप्नोटाइज कर लेते हैं, एंड फिर उसी के अराउंड पूरी जिंदगी में जीते रहते हैं, और फिर एक दिन मरने का दिन पास आ जाता है। तो सेल्फ हिप्नोटिज्म के बारे में कुछ कहेंगे? एंड बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसी स्टोरी सुना लेते हैं कि फिर पूरी लाइफ उन्हीं स्टोरीज का वो किरदार है जो कि शायद सच भी नहीं थी। देखिए, इस पूरी दुनिया में ना हर इंसान 3 काम कर रहा है। पहला, या तो वो किसी को हिप्नोटाइज कर रहा है। दूसरा, या वो किसी से हिप्नोटाइज हो रहा है। तीसरा, या वो सेल्फ हिप्नोटिक स्टेट में है। ठीक है। या तो दूसरा उसे कर रहा है, या वो दूसरे को कर रहा है, या वो खुद अपनी एक सेल्फ हिप्नोटिक ट्रांस में है। मैं जब आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू प्रोजेक्ट माई आइडियाज इन योर इमोशंस, राइट। मैं अपनी सोच आपके अंदर भावनात्मक रूप से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप मेरा प्रोडक्ट लो, मुझसे इंप्रेस हो। दुनिया का हर आदमी यही कर रहा है। इनफैक्ट हम जब पॉडकास्ट पे कोई हमें देख रहा होगा, तो उसके अंदर जो जो इमोशंस आ रहे होंगे वो आपकी और मेरी बातों से आ रहे होंगे, राइट। तो हम यहाँ बैठ के पता नहीं दुनिया के किस कोने में बैठे हुए किसी आदमी के अंदर चेंजेस ला रहे होंगे अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू, राइट। और उसको वो चेंज फील कैसे होगा? उसको लगेगा कुछ तो ये ऐसा हुआ है जो मेरे सेट पैटर्न से अलग है। यार ये तो आंखें खोल दी, यार ये तो क्या कमाल की बात बताई है कि मूल स्वभाव दुख नहीं है, मूल स्वभाव सुख है। ये तो क्या कमाल की बात हुई है। ये तो जैसे ये बात आएगी, उसका जो प्री हिप्नोटिक पैटर्न है उसके अंदर शिफ्ट आएगा, वो एकदम से ब्रेक होगा और वो एक नया हिप्नोटिक पैटर्न क्रिएट करेगा। अब रोज मेरी की लाइन आप उस पर इंपैक्ट नहीं डालेगी, अब वो लाइन उसके अंदर चल रही है, अब वो उसके अंदर ऐड ऑन कर रहा है। तो हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके, या तो हम उसको कॉन्शियसली इंटरवीन करें। कैसे? नॉलेज लें, किताबें पढ़ें, वीडियोस देखें, बात करें, या आंखें बंद करें और अपने आप से बात करें, सेल्फ हिप्नोसिस करें, अफर्मेशंस बोलें, होपोनोपोनो बहुत पॉपुलर है वो करें, फॉरगिवनेस करें, प्रार्थना करें, सबसे सरल प्रार्थना करें। ये सब हिप्नोटिज्म का ही पार्ट है। हिप्नोटिज्म का सीधा सीधा मतलब होता है, हिप्नो मतलब नींद जैसी एक अवस्था। हमारे ऋषि मुनि सदियों से कहते आए हैं, जाग मनुष्य जाग, सोया थोड़ी है वो, आंखें थोड़ी बंद है उसकी, लेकिन वो अर्ध सुप्त अवस्था में है, आंखें खुली हुई हैं फिर भी सोया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल से हो गए ना हम। रोज सुबह उठे वही तरीका, उसी साइड से बैठ के उसी साइड से उठना, उसी हाथ से ब्रश करना, उसी तरीके से नहाना, वही तरीके से कपड़े पहनना, पहले ये पहना जाएगा फिर वो, वही परफ्यूम, वही वो आप मेरे को ध्यान आ गया, आप बोल रहे हो माइंड ऑटो मोड पे डालता है। वो सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है कि वो उसको माइंड को पता है कि कितना वो करना है, कौन से हाथ से क्या करना है, माइंड के दिमाग में सारा पैटर्न है। तो क्या है ये एक तरीके की जागृत सुप्त अवस्था है। दैट इज नथिंग बट हिप्नोसिस, राइट। ऐसे ही मेरी कंडीशनिंग मेरे दोस्तों पे भी लागू होगी। कैसे? मैं और मेरे 5 दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं, मैं तो वहीं बैठूंगा भाई, और उनको पता है इसको वहाँ बैठना है, ये हमेशा वहीं बैठता है, राइट। अब मैं और मेरे 5 दोस्त खाना ऑर्डर कर रहे हैं, अच्छा इसके लिए ये मंगा लियो, इसके लिए ये मंगा लियो। मेरी फेवरेट डिश उसकी फेवरेट डिश बिल्कुल अलग हो सकती है, लेकिन हम दोनों की एक कंडीशनिंग है, राइट। अब मेरी फैमिली की कंडीशनिंग मेरे पे लागू हुई, मेरी कंडीशनिंग मेरी फैमिली पे लागू होगी, मेरे दोस्तों पे लागू होगी, तो यहाँ हम एक दूसरे को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। और तुम इससे बच नहीं सकते, क्योंकि इसका रीजन है कि पहली बार जब हम बड़े हुए, हमने अपने माता पिता को झुकते हुए देखा मूर्ति के आगे या किसी भी कहीं पे भी, तो वहीं से संस्कार मेरे मन में जाने लग गया ना। अब उन संस्कारों को मैं अंतिम दम तक वो करूंगा। धर्म तो बहुत गहरा हिप्नोसिस है। धर्म इतना गहरा हिप्नोसिस है कि उस पर आप प्रहार नहीं कर सकते। आप भले ही कोई आदमी जाग भी जाएगा ना, वो ये मान लेगा कि कोई ईश्वर नहीं होता है, या मैं सो एंड सो रिलीजन छोड़ता हूँ, या मैं ये किताब को ही ईश्वर मानता हूँ, या मैं इस किताब को नहीं मानता हूँ, जब कभी भी उसके जीवन में ऐसा कोई क्षण आएगा जब उसको लगेगा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, जब उसके जीवन में दुख आएंगे,
रीज़न पता है क्या है? आप जैसे ही खुद को नास्तिक होने की घोषणा करते हो, हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। और वो लेना नहीं चाहता। और जिम्मेदारी इंसान ले कैसे? तकलीफ की जिम्मेदारी तो ले ही नहीं सकता इंसान। नहीं सकता। मैंने गलती कैसे की? नहीं हो सकती मुझसे ये गलती, हो गई है, अब इसको ठीक भी मुझे ही करना पड़ेगा। इससे कहीं ज़्यादा आसान है, भगवान कोई तो रास्ता दिखाओ, भगवान प्लीज, तो आप ही अंकित जी आप मेरे न्यूमरोलॉजी कर दो बिल्कुल प्लीज, सही कोई बात तो तरीका बताओ। देखो मैं, आप मुझे जो बताओगे मैं वो मान लूंगा। मैं एक्शन लूं या नहीं लूं वो बात की बात है। आपने कह दिया है ना ये साल बढ़िया जाने वाला, अब जाने वाला, अब मैं घर जाके पैर पे पैर चढ़ा के बैठूंगा, नहीं होगा। राइट? तो धर्म तो बहुत गहरा हिप्नोसिस है। बोल क्या मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि कम्युनिस्ट जितने भी ये कम्युनिस्ट हैं ये बोलते हैं यार हम नहीं मानते ईश्वर को, बट क्या तुम कार्ल मार्क्स को नहीं मानते? हाँ। मानते, तुम्हारा भगवान कार्ल मार्क्स हो गया ना। बिल्कुल है, बिल्कुल तो तुमने कहीं तो दिल लगाया ना प्यारे, तभी तो तुम वही हो गए जो वो है। आपको बिलीफ सिस्टम आपका सब फ्यूल है, बिलीफ सिस्टम फ्यूल है। एक इंसान को आप दुनिया के किसी एक अकेले जंगल में ले जाके खड़ा कर दें, हाँ। वो वहां भी एक सेट पैटर्न के तहत ही काम करेगा। राइट? एक छोटे बच्चे को आप एक जंगल में छोड़ दें, उसका बिलीफ, उसकी लाइफस्टाइल जंगल ही बन जाएगी। जैसे हमने मोगली के बारे में सुना, राइट? तो भगवान तो उसका भी है, उसको दुख नहीं होगा क्या जब कोई पेड़ कट के गिरेगा, या कोई जानवर उस पर हमला करेगा, या कोई जानवर उसको आके प्यार करेगा, दुख सुख प्रेम सब महसूस होगा उसको। तो भले ही उसका आइडिया ऑफ गॉडलीनेस अलग हो, बट उसको लगेगा ऊपर से बिजली गिरती है तो कुछ तो अजीब हो रहा है। जैसे हम करते थे, जंगलों में रहते थे जब प्रिमिटिव टाइम में, सूरज निकला तो अरे ये तो अभी क्या अंधेरा हो गया, अभी रोशनी आ गई। अब देखो हर पुराने कल्चर में सन इज द प्राइम गॉड। हर पुराने कल्चर में कहीं ना कहीं सन देखने को मिलेगा, फिर पानी देखने को मिलेगा, फिर आपको एयर गॉड, फायर गॉड देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने हर उस चीज़ को जिसको हम इमोशनली डिकोड नहीं कर पाए, लॉजिकली डिकोड नहीं कर पाए, उसको चमत्कार मान के उसको पूजना चालू कर दिया, और वो हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन गया। और ये जनरेशन से ट्रांसफर हो रहा है, जेनेटिकली हमारे अंदर घुस चुका है ये। अच्छा, मेरे को एक एथीस्ट मिला तो उसने मुझे बोला कि यार परमात्मा ना होता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर वो लड़ने लग गया थोड़ी देर बाद। तो मैंने कहा इसका मतलब तुझे भी कहीं ना श्योरिटी नहीं है, अगर नहीं होता तो नहीं होता, तो लड़ने की क्या जरूरत है? यानी कि तू भी कहीं ना कहीं अनश्योर है ना, तभी तो लड़ रहा है, तभी तो इनसिक्योर हो रहा है। तो उसका रीजन है कि उसने भी वो जाना नहीं है कि परमात्मा होता है कि नहीं होता है, वो अपनी परसेप्शंस दिखा रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे मैं एक टर्म हमेशा बोलता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इनसाइड आउट लिविंग। तो इनसाइड आउट लिविंग में इंसान वैसा जीता है जैसा वो अंदर से उसकी सोल कह रही है, और वो परसेप्शन बाहर कर रहा है। बट हिप्नोटाइज स्टेट में जो मुझे लगता है क्या होता है कि लोग आउटसाइड इन लिविंग जीने लग जाते हैं। कि मैंने देखा कि आपने गौतम बुद्धा की फोटो डाली हुई है, मैं बड़ा हिप्नोटाइज हो गया, मैंने कहा बड़े कूल लग रहे हैं रविंदर जी, मैं भी डाल लेता हूँ। तो मैंने देखा कि आउटसाइड इन जब हम जीने लग जाते हैं, मैंने देखा किसी सोशल मीडिया पे ये बंदा स्विट्जरलैंड गया हुआ है, तो मेरे अंदर दुख पैदा हो रहा है कि वो गया हुआ है, मैं नहीं गया हुआ, मैं इधर ही रह गया। बट मुझे नहीं पता वो वहां पे बैठ के लड़ भी हो सकता है ना, लड़ रहा हूँ। तो ये इनसाइड आउट लिविंग के बारे में आप कुछ कहना चाहिए? आउटसाइड इन हो गया, दूसरा आपको हिप्नोटाइज कर रहा है, इनसाइड आउट हो गया, आप दूसरे को हिप्नोटाइज कर रहे हो। और जब आप किसी को कुछ कन्विंस नहीं कर रहे, तब आप अपने सेल्फ जोन में हो, तब आप अपनी मौज में हो। जो जिसके बारे में कबीर बात कर रहा है, जिसके बारे में गोरख या फकीर बात कर रहे हैं, जिसके बारे में ये सब लोग बात कर रहे हैं, वो जैसे मैं कभी कभी कुछ चीज़ें लिखता रहता हूँ, मैं पोइट्री करता रहता हूँ, मैं बहुत कम पोइट्रीज अपलोड करता हूँ, तो मुझे स्पिरिचुअल पोइट्रीज लिखने का भी बड़ा शौक है। तो मैं जब कभी टफ टाइम में होता था, हमेशा एक ही बात कहता हूँ, नाव उतारी भंवर में फेंक दई पतवार, डूबे तो भी पार हैं, उतरे तो भी पार। वाह, मस्त, मजा, बहुत सो अच्छा। इट मीन्स यू आर कंप्लीटली सरेंडरिंग योरसेल्फ टू द फ्लो, और आप देखोगे कि हमेशा फ्लो आपके बेटरमेंट के लिए आपको लेके जाता है। तो कबीर की आपने बात करी, कबीर ने बहुत सोसाइटी के अंदर क्रांति घटित करी। कमाल। कबीर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कबीर का जो, अब यहाँ पे भी मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। खत का तो मफहूम भुला देते हैं लोग, मफहूम मतलब द मैसेज, खत लेटर, खत का तो मफहूम भुला देते हैं लोग, कासिद को महबूब बना लेते हैं लोग। कबीर वॉज अ मैसेंजर। उनकी रियल लर्निंग्स को लेके उनसे जो सीखना चाहिए था, इट हैज़ हैपेंड विद एवरीवन। शायद भागवत गीता के साथ भी हुआ, कुरान के साथ भी हुआ। जो उनके रियल मीनिंग्स थे, रियल मैसेजेस थे, वो तो लोगों ने मिस कर दिए, और उनको जो मैसेंजर्स थे उनको जो है वो महबूब बना लिया, उनको रियल बना लिया कि यही है असली भगवान। तो कबीर की लर्निंग में से, बहुत कमाल की लर्निंग में से एक मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है, जो नॉन डुअलिटी की तरफ लेके जाती है, अद्वैत। हाँ, तो अद्वैत की तरफ। तो उसमें कबीर कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। सो फाइंडिंग माई ओन सेल्फ इज़ लाइक फाइंडिंग द ड्रॉप इन द ओशन। मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ, पर मैं तो इस अथाह समंदर में एक बूंद हूँ, मैं कैसे मिलूंगा खुद को। लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान का प्राप्ति का मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर से रोशनी आती है या अंदर कुछ जाग जाता है, या पता नहीं होता भी होगा,
तो कबीर ने वो दोहा बदला। कबीर कहते हैं, हेरत हेरत हे सकी रहा कबीर हिराए, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरो जाए। बूंद जब समुद्र का हिस्सा है तो समुद्र भी तो बूंद का हिस्सा है, ढूंढने की तो बात ही नहीं है। पहले कबीर बूंद ढूंढ रहे हैं अपने एग्जिस्टेंस को अलग करके, यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस से अलग करके। अब वो कह रहे हैं मैं ही तो हूँ वो, यहाँ से अद्वैत आ गया, राइट। तो अब ये मुझे जिस दिन जब जैसे जैसे एज के साथ या पढ़ने के साथ ये चीज़ें समझ में आती जा रही हैं, लाइफ इजी होती जा रही है। नॉन डुअलिटी एक कमाल का कॉन्सेप्ट लगता है। मैं सांख्य दर्शन का बड़ा फैन हूँ। सो उनका वो हमेशा बोलते हैं बिंदु में सिंधु समाये रे। हाँ, बिल्कुल। बिंदु में सिंधु कैसे समा सकता है, लेकिन समा सकता है। समा बिंदु में भी तो सिंधु समाया हुआ है ना, तो हर बूंद में सागर समाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरे को कबीर की एक बात बड़ी अच्छी याद आती है, इस बारे में करेंगे डिस्कशन क्योंकि बात छिड़ गई है बात। तो सो कबीर जब चदरिया बुनते थे तो लोगों को लगा यार चदरिया बुनते बुनते कैसे, बट चदरिया बुनते बुनते वो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गए। तो उन्होंने उसके बाद वो लिखा पूरा कि चदरिया झीनी रे झीनी, ऐसी लगा, ऐसा रंग लग गया मेरे को कि मैं चदरिया झीनते झीनते ही कुछ और हो गया। और यही बात रैदास लिखते हैं, जबकि मैं मोची का काम करते थे तो मैं सिलते 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 मैं उस अवस्था को पा गया जो लोग शायद मंदिर में बैठ के ना पा पाए। तो वो एक क्रांति जब घटित हो जाती है तो वो कहीं पे भी हो सकती है, सड़क के किनारे भी हो सकती है। तो मैं बनारस देखने गया उनका ना, बनारस मेरे को बड़ा वो था कि एक बार देखने जाऊंगा, तो मैं बनारस वहां देखने गया, उनका चौबारा सब देखा, रैदास का देखने गया। तो बड़ा अंदर से एक क्रांति आई कि एक ऐसा फूल जो इतना ज्यादा प्रज्वलित हो गया, तो बहुत अमेजिंग है। तो आगे बढ़ते हैं, है ना, एक डिस्कशन करते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल जो मैंने सुना अपने टाइम में, मैंने बुक्स में भी पढ़ा, रशिया के ऊपर बहुत बुक्स लिखी जाती थी पहले, हम पढ़ते भी थे बहुत सारी बुक्स को, अब थोड़ी कम आ रही हैं। सो जोसेफ स्टालिन वहाँ का बहुत बड़ा तानाशाह हुआ। तो उसके राज में ना एक व्यक्ति था जो कि बहुत अच्छा हिप्नोटाइज करता था लोगों को। तो स्टालिन को यकीन नहीं हुआ कि कैसे कर सकता है ये, इतना ज्यादा कैसे कर सकता है, क्योंकि कम्युनिस्ट देशों में ऐसा माना जाता है कि आप इंडिविजुअली कुछ नहीं हो, आप कोई ऐसा मतलब कोई ताकत नहीं है। तो स्टालिन ने क्या किया, स्टालिन ने बोला कि मैं तेरे को छोड़ तो दूंगा, पकड़ के ले आए, बट तू ऐसा कुछ करके दिखा कि हमें यकीन हो जाए कि यार तूने जो किया है ना वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, नहीं तो फिर अपना सर देने के लिए रेडी रहे। तो स्टालिन का जब ये हुआ, उसने कहा ठीक है सर मैं करूंगा। तो वो एक बैंक में गया, वो व्यक्ति एक बैंक में गया, उसने चेक दिया सामने वाले को और बोला कि मुझे 50 लाख रुपए दे दो, 50 लाख जो भी रशियन करेंसी है वो दे दो। तो उसने चेक देखा, बंदे को देखा, चेक देखा, बंदे को देखा, चेक रखा, 50 लाख दे दिए। और ये पैसा निकला था वहीं के रशियन अकाउंट में से, जो ऊपर गवर्नमेंट ऑफिशियल के अकाउंट से। जब वापस आके उसने 50 लाख रुपए स्टालिन को दिए तो स्टालिन हैरान रह गया कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कोई चेक बना के दिया नहीं, अथॉरिटी की तरफ से तो कोई चेक गया नहीं। जब कॉल किया बैंक के अंदर, उसने बोला चेक देख कौन सा चेक आया, तो उस पर ना कोई दस्तखत ना कोई कुछ, वो तो खाली चेक था। तो वो हैरान हो गया स्टालिन कि ये कैसे हो सकता है। और फिर दूसरी घटना कैसे घटी कि उसने बोला कि ये तो कोई भी कर सकता है, तू मेरे कक्ष में घुस के दिखा। रात को जब वो उठता है स्टालिन तो सामने देखता है कि वही हिप्नोटिस्ट सामने उसके है, और वो हैरान हो गया ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि वो किस कक्ष में सोएगा रात को। तो उसने पूछा तू अंदर कैसे आया, कहता मैं अंदर ऐसे आया कि मैंने बाहर बंदे को बोला कि मैं मार्क हूं, मतलब मार्क उनका सबसे बड़ा हेड था, मैं मार्क हूं, तो आपका खुद का सिक्योरिटी ऑफिशियल ने मुझे मार्क मान लिया और वो मेरे को आपको यहां तक छोड़ के आ गया, ये कैसे हो सकता है। तो वो हैरान हो गया, तो उसने उसको प्राइज से नवाजा और बोला इसको छोड़ दिया जाए, इसके ऊपर कुछ वो ना लिया जाए। तीसरा एक्शन उसकी जिंदगी में घटा कि वो किसी के भी पीछे जाता था, जाके देखता था, वो बंदा बस उसको इमेजिन करता था कि यहाँ पे कुछ चल रहा है, तो लोग अपना ऐसे कर लेते थे। तो लोग आसपास एक टाइम के बाद डरने लग गए कि अरे पीछे वही तो नहीं है। तो 3 घटनाएं ऐसी घटी जो मेरे को भी बहुत हैरानी हुई पढ़ के, ये कैसे हो सकती है। क्या आपको लगता है कि ये हो सकती है तो क्या हम कर सकते हैं, मतलब आप कर सकते हो या फिर कोई कर सकता है, कुछ कहना चाहेंगे। देखिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो उसका नाम है वुल्फ मैसिंग। यस करेक्ट। सो वुल्फ मैसिंग के बारे में बहुत सारी इस तरीके की कहानियां हैं, अलग अलग। इसमें से मैं कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, कुछ से नहीं रखता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी को घूर के देखते हैं और उसको उसका एहसास होता है, ये जानवरों के साथ भी, अगर आपके घर में पेट है, आप बस उसके पास जाइए और उसे उसको घूर के देखना चालू कर दीजिए, वो सडनली चौंक के उठ जाएगा। अगर आप सो रहे हैं और आपको कोई बिल्कुल नज़दीक आके घूर के देखना चालू कर दे, आप उठ जाएंगे। उसका रीज़न क्या है, आपका ऑरा, आप भले आप सो रहे हो, आपकी बॉडी सिर्फ इतनी नहीं जितनी है, आपकी बॉडी एक्सपैंडेड फॉर्म में होती है हमेशा, जिसको आम भाषा में लोग ऑरा बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है ऑरा भी बहुत छोटी टर्म है। आज हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा एक्जिस्टेंस या हमारा एक्सपेंशन सिर्फ हमारी बॉडी तक सीमित नहीं है, राइट। थॉट्स के जरिए हम यहाँ से वहाँ कहीं भी लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसको लोग टेलीपैथी बोलते हैं या टेलीकाइनेसिस बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। तो किसी को अपनी प्रेजेंस फील कराना, किसी के मन में अपने आइडियाज़ डालना, ये सब चीज़ें तो हम लोग त्राटक या सम्मोहन या हिप्नोसिस इस तरीके से रिलेटेड चीज़ों में पढ़ते रहते हैं।
करते रहते हैं और ऐसी प्रैक्टिसेस भी हम करते रहते हैं, राइट। तो ये चीज़ से तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐसा हो सकता है। बाकी ये है कि हाँ मैं मार्क हूँ या बैंक से पैसे निकाल लेना, तो आई बिलीव कि इसमें सम सॉर्ट ऑफ ट्रिकरी एंड फ्रॉडरी इन्वॉल्व रही होगी, क्योंकि रियल टाइम एक्सपीरियंसेस इस तरीके के हुए नहीं है। बट एक बहुत अच्छा मेंटलिस्ट है डेरेन ब्राउन। जेरन ब्राउन इस तरीके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पुल ऑफ कर चुका है। पेपर दे के ज्वेलरी खरीद लेना, $4,500 की ज्वेलरी खरीदना, उसको खाली ब्लैंक पेपर पकड़ाए और उसको लगा कि हाँ उसने कैश ले लिया है और वो खरीद ली। बट उसके पीछे भी देयर इज़ अ मैकेनिज्म, वो चीज़ें वैसे नहीं काम करती जैसे हमें लगता है काम करती हैं। और आपने जो एक एक्ट किया था, बहुत बड़ा एक्ट था, हमने देखा कि फोन चला गया है और मलाइका थी, राइट? हाँ, right। और लोगों के मतलब यहाँ से सीट निकला के है नीचे से निकल रहा तो है वो भी वहाँ तो एक से। बहुत बड़ा एक्ट था, वो भी मैं तो आपने वही किया बोल था। रहा हूँ कि इन चीज़ों को हम क्या है, मैजिशियंस ना उसके आसपास इल्यूजन क्रिएट करते हैं। रियल मैकेनिज्म कुछ और ही है, रियल में चीज़ें किसी और तरीके से हो रही होती हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट। हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी को। जैसे मेरे पास यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स रखे हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपका फेवरेट प्लेइंग कार्ड आपके माइंड में है और वो प्लेइंग कार्ड को आपने इस डेक में डाला, आपके मान लीजिए आपके हाथ में एक प्लेइंग कार्ड है, हाँ आपने जी। एक डेक ली, उसमें से एक प्लेइंग कार्ड निकाला एंड वो कार्ड आपके हाथ में है इस वक्त, ठीक है। तो वो प्लेइंग कार्ड के बारे में बताइए मुझे, क्या प्लेइंग कार्ड है? 9 नंबर का डायमंड है। 9 ऑफ डायमंड्स, ठीक है। और फिर एक ताश की गड्डी ली आपने और उसके अंदर वो कार्ड डाल दिया, तो कौन सी पोजीशन पे हो सकता है वो 1 से लेके 52 के बीच में से? 15वां नंबर। 15वां नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ना कार्ड्स रखे हैं, मैंने इनको टच नहीं किया। अब जब आप इन कार्ड्स को देखेंगे, इनको खोलेंगे, ये डेक उठाइए। हाँ जी। राइट, हाँ जी। ओके। ये अपने हाथ में रखिएगा ऐसे, ठीक है। मैंने इन कार्ड्स को टच नहीं किया, ये कार्ड्स एज इट इज़ मैं अपने घर से लेके आया था। मैंने ये डेक यहाँ पे रखी हुई है और ईमानदारी से बताइए क्या मुझे पता था अब ये कार्ड के बारे में? बिल्कुल भी नहीं पता था। बिल्कुल नहीं ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 1 बाय 1 एक एक कार्ड मेरे हाथ पे डील कीजिए और 15वें नंबर पे रुक जाना। आप सीधे करके डील कर सकते हैं। हाँ, 1 2 2 3 3 आप देख पा रहे हैं सारे यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 ये 9 ऑफ हार्ट्स है, ये 9 ऑफ हार्ट्स है। 10 11 12 13 14 वेट, कार्ड क्या था आपका? 9 ऑफ डायमंड। 9 ऑफ डायमंड्स और 15th नंबर पे। हाँ जी। चेक कीजिए। वाओ कैसे पॉसिबल है ये? अब आप ये सोच लीजिए कि मैंने ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में डाली हैं अपनी प्रीवियस कन्वर्सेशन के जरिए, तो ये भी हो सकता है। बट ऐसा हुआ ही नहीं ना, कहीं डायमंड और नो की बात हुई नहीं। हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें कोट अनकोट तरीके से कही जाती हैं जब हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी और तरीके। अब मैं अगर इस स्टोरी को क्रिएट करूंगा तो ये बाकी कार्ड्स आप देख सकते हैं, सब नॉर्मल कार्ड्स है, अगर आपको देखना चाहिए तो ऑल डिफरेंट कार्ड्स, ऑल डिफरेंट कार्ड। राइट। अब देखिए, ये कहानी जब आप किसी को जाके बताएंगे ना, तो वो उसके साथ जब दूसरे बंदे को बताएगा तो उसमें अपना मसाला ऐड करेगा। अब मैं आपको सिर्फ इतना कह के भेजूंगा कि मैंने आपके दिमाग में 9 ऑफ डायमंड्स डाल दिया था और मैंने ही आपको इनडायरेक्टली पुश किया 15 नंबर चूज करने के लिए। तो भले ही आप इसको डिकोड ना कर पाएँ, पर आपका माइंड सेटल डाउन करने के लिए कहेगा कि हाँ यार ऐसा हुआ होगा। और अब ये बात जाके आप किसी को बताएंगे तो वो कहानी बनाएगा। वो कहानी क्या बनेगी कि यार एक मेंटलिस्ट से मिले थे एक बार, उन्होंने ना मेरे दिमाग में मेरे को बोला एक कार्ड बताओ, 9 ऑफ डायमंड्स अचानक से आ गया मेरे दिमाग में। फिर उन्होंने बोला कि कौन से नंबर पे होगा, अचानक से नंबर 15 आ गया। उस बंदे ने मुझे ना इनडायरेक्टली हिप्नोटाइज किया और मेरे दिमाग में नंबर और कार्ड डाल दिया। तो वुल्फ मैसिंग की जो भी चीज़ें हैं हो सकती हैं वो उस तरीके से हुई होंगी, पर हिप्नोसिस पावरफुल तो है। मुझे लगता है इतना पावरफुल शायद होता होगा, मतलब मैंने रियल टाइम में ऐसे बड़े एक्सपीरियंसेस नहीं देखे। नहीं, आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो, आप कह रहे हो कि जो मेरी आंखों के सामने हुआ है बस मैं वो बता रहा हूँ। इसको आप स्कैम कह सकते हो, एक बड़ा सा स्कैम। बड़े स्मार्ट होते हैं स्कैमस्टर्स, बड़े स्मार्ट स्कैम करते हैं जिसमें पूरा इंप्रेशन ही कुछ और निकल के आता है। पूरा इंप्रेशन निकल के आता है कि बिल्डिंग गिर गई, बाद में पता लगता है नीचे किसने सुरंग बनाई थी। समझिए कि स्कैम कुछ और हो रहा है, बाहर उसका जो आउटलुक दिखाया जा रहा है वो कुछ और दिखाया जा रहा है। मैं समझ गया कि उसके पीछे का बस मैकेनिज्म आपको रिवील नहीं हुआ है। यस। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अब बच्चे हैं हमारे, जितने भी जेनजीज हैं, तो जेनजीज जितने भी बच्चे हैं, ये अगर बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है कि बच्चे मानते नहीं है, तो क्या हिप्नोटिज्म के थ्रू बच्चों को अपनी बातें मनवाई जा सकती हैं? देखिए, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। पहला तो है पेरेंटिंग सही तरीके से हो। पेरेंटिंग में ना एक मेन चीज़ क्या होती है, या तो इमोशंस बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं या फिर ट्रेनिंग बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती है।
अगर इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे हैं, आप ओवर केयरिंग, ओवर पैम्परिंग सब कुछ कर रहे हो, ट्रेनिंग में आप लीनियंसी रखना चालू कर दोगे, उसमें डिले करना चालू कर दोगे, थोड़ा बहुत इग्नोर करना चालू कर दोगे, अगेन दैट इज़ रॉन्ग। या एक ट्रेनिंग में आप बहुत ज़्यादा एज अ पेरेंट स्ट्रिक्ट हो गए, तो इमोशंस अपने आप बच्चा विड्रॉ करना चालू कर देता है, आपके अंदर एक सेपरेशन सी आनी चालू हो जाती है। अब ये एक तो परफेक्ट बैलेंस है इसका। दूसरा फिर कंडीशनिंग। तो हिप्नोसिस को आसान भाषा में समझना है तो ये समझिए, जब भी आपको किसी को अपनी बात मनवानी हो तो आपको ये देखना है कि उसके अंदर इमोशनली हाई स्टेट कब है। जब उसके अंदर इमोशनली हाई स्टेट होगी तब आप उसको वो बात बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। डॉग ट्रेनर्स अगर डॉग से कुछ कराते हैं तो उसको एक्शन के बदले खाने के लिए कुछ देते हैं, राइट? तो डॉग आपकी कमांड पे काम नहीं कर रहा है, डॉग उस फीलिंग और उस फूड के लिए काम कर रहा है कि जैसे ही मैं 2 हाथ ऐसे उठाऊंगा इसके बाद मेरा ट्रेनर मुझे पैट करेगा, प्यार देगा और खाना देगा। तो क्या कर रहा है वो, उसके इमोशंस को कंडीशनिंग की तरह यूज करके उसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। ऐसे आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। बच्चा जब इमोशनल स्टेट में हो उस वक्त जब आप उसको सजेशन देंगे वो उस पर असर डालते हैं। होता यह है कि अक्सर पेरेंट्स गलती क्या करते हैं, जब बच्चा इमोशनल स्टेट में होता है वो नेगेटिव इमोशंस डालते हैं। कैसे? बच्चा डरा हुआ है, बच्चा रो रहा है, बच्चा गुस्से में है, बच्चा सैड है, इन चारों पांचों सिचुएशन पे पेरेंट्स हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं। बेफिजूल में रो रहा है, ये कोई रोने की बात थी, पढ़ोगे नहीं तो डांट ही पड़ेगी, राइट? उसका जो रियल सिचुएशन है उससे कोसों दूर है पेरेंट। अब बच्चा इमोशनली हाई है, उसके कॉन्शियस माइंड बाईपास हो चुका है, इमोशंस उसके ओपन हो चुके हैं, सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, क्योंकि इमोशंस सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट करता है और वहाँ जो थॉट डाला जा रहा है वो प्लांट हो रहा है। बच्चा डरा हुआ है, मैथ का एग्जाम हो रहा है, बच्चा डरा हुआ है, मैथ का टेस्ट लिया टीचर ने, टीचर नंबर देने लगी, बच्चा पहले से डरा हुआ है कि मैथ में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब वो डरता हुआ टीचर के पास जा रहा है, टीचर ने ऊपर से सुना दिया तुम डफर हो, तुमसे नहीं होगा मैथ। बच्चा घर जाएगा, मैथ में कितने नंबर आए, टेस्ट में कितने नंबर आए, मम्मी इतने नंबर है। तुम मैथ में नालायक ही रह जाएगा तू ऐसे। तो डर इमोशंस हाई कर चुका है उसके अंदर, सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट हो रहा है, वहाँ पे एक नेगेटिव कमांड आ गई। तो आपको हमेशा एक ही काम करना है, एक तो बैलेंस रखिए इमोशंस और ट्रेनिंग का। दूसरा, जब बच्चा इमोशनल स्टेट में हो, नेगेटिव बोलने की बजाय क्या करना चाहिए ये बताओ। आपने ये तो बता दिया तो नालायक रह जाएगा, आप उसको ये बताओ कि इस क्वेश्चन को ऐसे करेगा तो ऐसे हो जाएगा। सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। तो यही हिप्नोसिस है। हिप्नोसिस कोई वैसा नहीं है कि आप उसको बिठा के आंखें बंद करा के स्लीप बोलोगे तो ही उसके अंदर कमांड दे पाओगे, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि स्लीप बोला और वो फिर ज़ोंबी की तरह पीछे चलने लगे। ऐसे नहीं होता है। मैंने बताया ना, हम रियल टाइम में, रियल वर्ल्ड में हर कोई एक दूसरे को हिप्नोटाइज कर रहा है। हिप्नोसिस को आसानी से समझना है ना तो सिंपल है। इमोशंस जब पीक पे हों उस टाइम पे सामने वाला आपको अगर कोई ऐसी बात बोल दे और वो आपके माइंड को हिट कर जाए, वो आपके अंदर आ जाएगी। हीलिंग भी ऐसे ही आती है, बुरी फीलिंग भी ऐसे ही आती है, अच्छी फीलिंग भी ऐसे ही आती है, लव भी ऐसे ही आता है, हेटेड भी ऐसे ही आता है। क्या आपने देखा नहीं है कि फेथ हीलिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है? हमने कहा हालेलुया करते हैं एकदम से और लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं कि यार वो बड़े फेमस है, यशु कुछ भी हो सकता है, यशु हो सकता है या कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोग एकदम से जोर से चिल्लाते हैं। हालेलुया का मतलब ये है कि प्रेज द लॉर्ड, भगवान की तारीफ की जाए। वहाँ बहुत फेमस है ये। हाँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की नहीं। लेकिन आप सिनारियो देखिए, वहाँ 1000 लोग खड़े हैं और हर कोई एक बीमारी को लेके आया है, और फिर जो हीलर है वो स्टेज पे आता है और वो रेफरेंसेस देना चालू करता है अपनी धर्म ग्रंथ से, अपनी किताबों से। फिर वो संस्कृत भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है। रेफरेंस देता है। रेफरेंस में क्या दिखाता है? होप इमोशंस को जगा रही है। उसके बाद फिर वहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं। शुरू के 10 लोग आए, उनको हीलर ने हाथ लगाया, कमर का दर्द ठीक हो गया। फिर पुरानी कहानियाँ देने आते हैं लोग कि मेरे को 1 साल पहले ये था, मैंने यहाँ से ये कराया, मैं ठीक हो गया, मैंने प्रार्थना की, मैं ठीक हो गया, मैंने दान किया, मैं ठीक हो गया, हवन कराया, मैं ठीक हो गया। अब और ज़्यादा होप बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा होप बढ़ती जा रही है। वो जो 2 साल से या 10 साल से एक बीमारी से परेशान है, जैसे ही उसका नंबर आएगा वो उसकी होप इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो मान चुका है कि अब मैं यहाँ से ठीक होके जाऊँगा। और जैसे ही वो हीलर कहता है होली स्पिरिट ने तुम्हें टच कर दिया, या जाओ आज के बाद ये नहीं होगा, जाओ तुम्हारा भूत निकल गया, जाओ तुम्हारे अंदर से तंत्र बाधा दूर हो गई, लोग ठीक हो जाते हैं। 10 में से 8 लोग। दैट्स अगेन प्लेसिबो है, लेकिन काम कर रहा है। दैट्स हिप्नोसिस, नथिंग एल्स। तो इसका आपने पूरा बैक एंड को क्रैक कर दिया। हाँ, मुझे बड़ा मजा आता है ये इस तरीके से। कि क्या इसके पीछे मैकेनिज्म है? जब आप समझ जाते हो ना कि सब कुछ हिप्नोसिस है, तो आप देखते हो हर जगह हिप्नोसिस हो रहा है। मैंने देखा कि मास लेवल पे पॉलिटिशियंस भी सबको हिप्नोटाइज करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। एंड
ठीक है, वो उनका आर्ट है। एंड Conditioning. देखो उनका, जैसे मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है, 8/5 का कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है। Right. बट दिस इज नॉट ओनली कि कॉम्बिनेशन अच्छा है, वो बंदे में कुछ तो कैपेबिलिटी है। Right. तो वो हिप्नोसिस की भी कैपेबिलिटी है पॉलिटिशियंस में, कुछ कहना चाहेंगे? इस पे ये तो बहुत बहुत ही फेमस है। आप अगर चेक करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो आपको बराक ओबामा की जो विनिंग स्पीच मिलेगी, आपको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। उसको बाकायदा कहते ही है हिप्नोटिक स्पीच। एक अच्छा ओरेटर कौन होता है? जो इमोशंस क्रिएट करे और फिर एक डायरेक्ट कमांड डाल दे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मुझे सामने वाले को बुरा नहीं कहना है, लेकिन आपको एक प्रोडक्ट सेल करना है। मान लीजिए आपके पास करंट में एक गाड़ी है, मैं आपको बोलूँगा कि सर अक्सर जब हम गाड़ी लेके जाते हैं तो ये परेशानी आती है, राइट? गर्मी में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है, एसी काम नहीं करता है। सोचिए पीछे बच्चा बैठा है, उसके साथ ये परेशानी आ जाए। हमारी गाड़ी में सर 1 नंबर का एसी लगा हुआ है। मैंने आपको 4 ऐसी बातें बोली जो आपको आपकी सफरिंग और मिजरी याद दिला रही हैं, जिससे आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट क्रिएट हो रही है, आपका रिसेप्टिविटी बढ़ती जा रही है, और उसके बाद मैं सोल्यूशन में क्या दे रहा हूँ? अपना प्रोडक्ट। ऐसे ही पॉलिटिशियंस करते हैं। पिछली सरकार ने ये किया ना? नहीं किया ना? इससे परेशान हुए, सड़कें टूटने से परेशान हुए, बिजली जाने से परेशान हुए। मैं आपको कह रहा हूँ एक बार हमारे साथ काम करके देखिए, आपको 2 महीने में हम बिजली दे देंगे। वाह, तो आपने सेल्स पर्सन के लिए हेल्प कर दी पूरी, कि सेल्स पर्सन ऐसे कर सकते हैं। क्या बेच रहे हो आप? इमोशन ही तो बेच रहे हो, प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहे हो। तो जब LIC बोलता है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी जिंदगी, के बाद नहीं भी, वो ये बोलता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, मतलब पूरा जो उनका वो है। बेसिकली वो यही है ना कि यार देखिए, आपको पता है मैनिपुलेशन का सबसे आसान टूल, हालांकि लोग इसको नेगेटिवली यूज कर ही रहे होंगे, पर प्लीज आपको आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ। किसी को मैनिपुलेट करना है, सबसे आसान तरीका क्या है? उसकी इनसिक्योरिटीज कौन सी हैं? दुनिया की पूरी फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री किस चीज पे चल रही है? इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी। अरे काले हो गए हो भाई, गोरे गोरे होने की क्रीम खरीदो। अरे मोटा हो गया भाई, पतले होने की का ट्रीटमेंट करा। क्या है ये? मतलब काले हो गए हो, कंपैरिजन दिखाया जा रहा है ना। अब जैसे उसने बोला तुम काले हो गए हो, सामने वाले के अंदर एक इन्फीरियोरिटी आती है, उसकी इनसिक्योरिटी जागती है। अच्छा ये ट्रीटमेंट लूंगा, इससे गोरा हो जाऊंगा मैं। तो नायका जैसे बहुत बड़ा ब्रांड हुआ, बट नायका ने एक चीज को पकड़ लिया पूरे उसमें। नायका को मैंने देखा कि क्या इन्होंने क्रैक किया, तो नायका ने एक चीज क्रैक किया कि उनको बस ब्यूटीफुल लोगों को, जो ऐसी लड़कियां जो बहुत ब्यूटी ओरिएंटेड हैं, हाँ। उनको अपना प्रोडक्ट सेल किया। Yes. तो somehow they could able to crack the market by this सर मूव move. एक कमर दर्द की दवाई है, राइट? आप लगाएंगे, आपकी कमर में दर्द है, आपको भी ट्रीटमेंट मिलेगा, और कोई लड़की लगाएगी तो भी मिलेगा। पर ऐड में लड़की की ही कमर क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि एक माँ, एक औरत उससे रिलेट कर पाती है। हम अपने घरों में सुनते हैं ना, मदर अक्सर कह रही है कमर में दर्द हो गया। तो वो जो सारी औरतें हैं जो दिन भर के काम से थकी होती हैं, उनका पेन पॉइंट क्या है? थकावट में कोई किसी का काम नहीं आ रहा, कोई किसी पे ध्यान नहीं दे रहा, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा एक काम करो, आप ये लगाओ माता जी। अरे मेरे घर में कोई लगाने वाला नहीं है, आप स्प्रे लगाओ, फिर तो आपको दूसरे की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत अच्छा, बहुत आपने पूरा वो कर दिया। इनसिक्योरिटी को मैनिपुलेट करना आसान होता है। ठीक है। सो 2 बातें इसमें और करनी है आपके साथ, मतलब कई सारी बातें हैं वैसे तो, टाइम देखते हैं कितना है। सो अगर मैंने बहुत ये काम होते हुए देखा है, और ये बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, कि खबर आई कि सारा सोना गायब हो गया घर से। तो पता किया कि सोना क्यों गायब हो गया। तो उसमें एक बंदा आया आपके घर में, और बंदा घर आके बोलता है कि आपके माता पिता मरने वाले हैं। तो कुछ बात करी, और माता पिता मरने से बच सकते हैं, मैं बचवा सकता हूँ। कोई बाबा जी आया घर पे, कोई भी आया, कोई भी हो सकता है, बन के बाबा का भेस आया। किसी कुछ हद तक तो मैनिपुलेट किया, आप बच्चे ने खुद अपने घर का सारा सोना लाके दे दिया। ये बड़ा ही पंजाब में, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा फेमस है। आपने ऐसा देखा? फिर बंदा बोलता है मैं हिप्नोटाइज हो गया था, मुझे पता नहीं चला, उसने शायद इनसिक्योरिटी को मैनिपुलेट किया। कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा आपने भी सुना होगा। हाँ, अब देखो, सेम वही हिप्नोसिस को के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। उसने सबसे पहले एक शॉकिंग न्यूज़ दी। जैसे ही उसने शॉकिंग न्यूज़ दी, उसने फियर और कन्फ्यूजन दोनों एक साथ क्रिएट किए। कन्फ्यूजन और फियर में हमारा माइंड हमेशा डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है, सर्वाइवल मोड पे चला जाता है। और जैसे हमारा माइंड सर्वाइवल मोड पे जाता है, हमारे पास फाइट, फ्लाइट और फ्रीज 3 फिनोमेना एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट? जैसे मेट्रो में, अगर राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन है और प्राइम टाइम है और बहुत भयंकर भीड़ है, उस वक्त आपकी एक ही प्रायोरिटी होती है कि मेट्रो में घुसते ही एक सेफ कोना मिल जाए, राइट? भीड़ आपको किसी भी डायरेक्शन में ले जाए, आप चल पड़ते हो, ये भीड़ की सबसे बड़ी बात। ये भीड़ की सबसे बड़ी बात है। तो जैसे ही उस बंदे ने जाके बोला तुम्हारे माँ बाप के साथ ये हो गया, तुम्हारे माँ बाप के साथ वो हो गया, तुम्हारे माँ बाप को ये दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत हो सकती है, अब वो जो इंसान है उसके अंदर धीरे धीरे उसके इमोशंस जाग रहे हैं, फियर पैदा हो रहा है। फियर पैदा होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। फियर और कन्फ्यूजन ने उसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट कर दिया, और दिमाग पर हमारा फाइट, फ्लाइट और फ्रीज पे चला गया।
फाइट कर नहीं सकते क्योंकि सामने वाले ने ऑलरेडी आपके लॉजिक्स को मार दिया है। फ्लाइट, आप वहाँ से भाग नहीं सकते, आपके खुद के घर के बाहर खड़ा है वो। आप कंफ्यूज इतना हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ फ्रीज फिनोमेना एक्टिवेट हो जाएगा, जो वो बोलेगा उसको फॉलो करते जाते हो। और ये लगातार हैमरिंग होती है, ये एक स्टेप से नहीं होती है। जैसे अगर मैं अभी आपसे बात करूँ, मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको देख के ये समझ पा रहा हूँ कि आपका गुजरात से एक बहुत बढ़िया ताल्लुक है, और आप मान लीजिए आप एक घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। मेरे को मैं देख पा रहा हूँ आप अहमदाबाद में एक घर खरीदना चाहते हैं। मुझे समझ में आ रहा है आपके बारे में, आप अहमदाबाद जैसे लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं अंकित जी, आप लोगों का भला कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। भगवान कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर एक छोटा सा उपाय कर लोगे ना, मैं आपको भी बताऊंगा। आप जानना चाहते हो उपाय? मैं आपको कुछ बुरा तो नहीं, नहीं। भगवान की दया के बारे में ही बता रहा हूँ, मैं आपसे कुछ बहुत बड़ा तो नहीं मांग रहा, राइट? हम तो फ़कीर आदमी हैं, दूसरे का भला करते हैं, दूसरे के लिए दुआ करते हैं। हमें क्या है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, हम सिर्फ दुआ देते हैं। आप अपना आप अहमदाबाद में घर खरीदना चाहते हो, और मैं आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण की दया से आपको घर मिल जाएगा। आप घर का नाम रखना कृष्ण, कृष्ण कृपा और कृष्णम कृपा करके घर का नाम रखना, और आपको सोसाइटी अपार्टमेंट मिल जाएगा आपकी मर्जी का, जैसा आप खरीदना चाहते हो। बहुत अच्छा, मैं दिखा दूं सबको? अब मैंने, हाँ, अपने पेपर पे लिखा था इसके बारे तो में। ये पेपर पे मैं इन्होंने लिखवाया था स्टार्टिंग में, एंड मैं हैरान हूँ क्योंकि मेरे को लगा था कि इन्होंने वो दिमाग में मेरे बात डाली है, बट नहीं डाली, क्योंकि मैं खरीदना तो कहीं और चाहता हूँ, बट मैंने आउट ऑफ द वे जाके लिखा है ये। सो आप सभी लोगों को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो दिखा देता हूँ। सो कृष्ण कृपा कुंज अपार्टमेंट्स लिखा है मैंने, और अहमदाबाद लिखा है। जी। बट हाउ दिस इज पॉसिबल? तो अब मैंने जैसे ही मैंने दो तीन चीज़ें एक्टिवेट कर दी। मैं आपका माइंड रीड भी कर रहा हूँ, इसका मतलब अगर मैं ये ना कहूँ कि मैं एक मेंटलिस्ट हूँ और मैं एक डार्क सा ऑरा बना लूँ अपना, तो आपका दिमाग पहले ये मानेगा यार ये कोई सिद्ध पुरुष है। और जैसे आपका दिमाग मानेगा सिद्ध पुरुष है, आपका माइंड बैरियर ड्रॉप कर देगा, गार्ड्स ऑफ कर देगा, लॉजिकल क्रिटिकल माइंड बाईपास हो जाएगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ आपके इमोशंस इवोक करेगा वो। तो अब आप बोल सकते हो कि क्योंकि उन लोगों ने गेटअप क्या बनाया होता है, बाबाओं का, साधुओं का, भगवा पहना होता है, हरा पहना होता है, सफ़ेद पहना होता है, माता का नाम ले रहे होते हैं, गुरुजी का नाम ले रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने गेटअप ऐसा बनाया है। और हमारे कल्चर में हमें सिखाया गया है कि दरवाजे पे आए हुए साधु का सम्मान करना चाहिए। तो प्री बिलीव्स भी कुछ चल यस। रहे हैं। अब उसने एक तो रिसेप्टिव ऐसा वो बनाया, ऑरा बनाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑरा बनाया हुआ है, वो वैसे ही उस बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसने आते ही इनसिक्योरिटीज़ की बात कर दी, फिर उसने फियर जगा दिए, फिर उसने कन्फ्यूजन जगा दी। अब यहाँ से वो धीरे धीरे एक एक कमांड डालता जाएगा और वो होती जाएगी। मैंने जैसे अभी आपके साथ किया है, मैं अगर सड़क पे जाके कभी किसी के साथ कर दूँ, तो मैं कई बार, अब नहीं करता हूँ मैं, पर मैं कभी जब प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशंस करता था इन चीज़ों के, तो हम लोग करते थे ये। मैं अपने, बट आप उससे मिले ही नहीं हो, आप उससे बारे में पहली बारी में कैसे कर लोगे? जैसे आप तो मेरे से मिले हो, शायद कहीं डाला हो, मुझे नहीं पता चला आपने कब डाला मेरे दिमाग में, मेरे को तो नहीं समझ आया। मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनसे, इनके साथ भी सेम चीज़ कर सकता हूँ, इनके साथ भी कर सकता हूँ। वो मेरी स्किल है, वो मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है। वाह, अमेजिंग, दैट इज सुपर। तो हमने कई बार ऐसा किया है। मैंने अपने दो स्टूडेंट्स के साथ गैंग टीम अप किया, और मैंने उनको बोला कि उनकी जेब से कितने पैसे निकलवाए जा सकते हैं। हमने किया है, फिर हमने उसको रिकॉर्ड किया है ऑन कैमरा, फिर उसको स्टडी पर्पस के लिए स्टूडेंट्स को दिखाया है कि यहाँ मैंने ये इसलिए बोला, यहाँ मैंने ये इसलिए बोला, इससे ये हुआ, यहाँ पे ये आया। बाय द वे आपका कोर्स भी है, नीचे हम लिंक डलवा देंगे उसका, आप हमें लिंक हाँ, दे दो। मेरा हालांकि ये वाला पार्ट नहीं है किसी भी कोर्स में, ये मैं अब नहीं सिखाता हूँ, और ये मैं पहले भी नहीं सिखाता था। जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तब हम ऐसा करते थे, ठीक। तो वो पैसे वापस दे देते थे, फिर हम मतलब फिर उनको बता देते थे कि एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अच्छा, ये जो बुराड़ी में एक घटना घटी जिसमें 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया, तो क्या इसमें कुछ हिप्नोटिज्म इन्वॉल्व था, ब्लैक मैजिक था? यू वांट टू से समथिंग? देखिए, हिप्नोटिज्म की सरल परिभाषा क्या है? एक बिलीफ जो इतना स्ट्रोंग हो जाए कि वो आपको कंट्रोल करने लगे। अब वो सच है या झूठ फर्क नहीं पड़ता। जैसे किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, उसको मकड़ी दिखाई दे रही है, उसको सांप दिखाई दे रहा है, उसको आत्मा दिखाई दे रही है, आपको और मुझे नहीं दिखाई दे रही है। उसके लिए वो आत्मा उतनी ही रियल है जितनी हमारे लिए उसका ना होना रियल है। उसका माइंड देख पा रहा है ना, तो वो एक सेल्फ हिप्नोटिक स्टेट में है। सिमिलरली जब वो बुराड़ी जैसे कांड होते हैं, या लोग सुसाइड करते हैं, लोग मर्डर करते हैं, कोई भी एक्सट्रीम इमोशनल स्टेप जब लोग उठाते हैं, तो उनकी जो इंटरनल स्टोरी है ना, वो इतनी स्ट्रोंग हो चुकी होती है कि उनको लगता है ये स्टोरी ही हमारी लाइफ की रियलिटी है, इसके हिसाब से चलना ही सब कुछ होगा। जैसे जैसे बहुत सारे लोग हैं यार, आजकल गॉड गॉड सिंड्रोम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों को।
आप देखें कि पहले के ज़माने से लेके अब जब से सोशल मीडिया पे बाढ़ आई है, बहुत सारे ऐसे गुरु, बाबा, हीलर्स, थेरेपिस्ट, माता आने लग गई हैं, किसी में प्रेत आ रहे हैं, किसी में देवी देवता आ रहे हैं, कोई कह रहा है मैं भगवान हूँ, कोई कह रहा है मैं सच्चे परमात्मा को जानता हूँ। गॉड सिंड्रोम बहुत बढ़ गया है। क्या हो रहा है, आप और मैं हो सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन से इत्तेफाक ना रखते हो, पर उसके भी फॉलोवर होंगे जो इत्तेफाक रखते होंगे, तो उसकी जो इंटरनल स्टोरी है वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है और उस जैसे सेम थॉट प्रोसेस वालों को भी कंट्रोल कर रही है। तो वो उन 11 लोगों में जो लीड कर रहा होगा उसकी इंटरनल स्टोरी इतनी स्ट्रांग हो गई होगी और उसको बाकी लोग फॉलो करने लगे होंगे। तो फिर उसका सच से कोई लेना देना ना कोई हो लेना सकता देना ना नहीं हो। है। सच और झूठ के झगड़े ने कितने ही घर लूटे हैं। मेरा सच और तेरा सच, दोनों के सच झूठे हैं। वी ऑल हैव आवर ओन ट्रूथ्स। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी का भी कभी झगड़ा होता है तो 3 तरह के सच होते हैं, एक मेरा सच, एक उसका सच और एक एक्चुअल सच। Actual तो इसलिए किसी के झगड़े में पड़ो ही मत। फैक्ट, फिक्शन एंड ट्रूथ। फैक्ट कुछ और है, फिक्शन कुछ और है, ट्रूथ कुछ और है। तो हम आपसे 5 मोस्ट पावरफुल हिप्नोटिक कमांड जानना चाहते हैं जो यूज कर सकते हैं हम अपने यूज के लिए, या फिर सेल्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। बताना चाहेंगे आप 5 ऐसी हिप्नोटिक कमांड जो सेल्स के अंदर में यूज ओके, तो परसुएशन में 2-3 चीजें आप यूज कर सकते हो। पहला, व्हाट इफ। जैसे कभी भी कोई आपसे बात कर रहा है और आप उसको कुछ सिनेरियो दिखाना चाहते हो तो आप उसको ऐसा ही बोल सकते हो, व्हाट इफ तुम ये ट्राई करो, कैसा होगा अगर तुम ब्लू कलर की शर्ट एक बार ट्राई करो। बजाय ये कहने के कि ब्लू कलर की शर्ट ट्राई करो, तो कैसा होगा अगर ब्लू कलर ट्राई करो, कैसा होगा कहते ही आपने उसको उस जोन में डाल दिया, बजाय ये कहने के कि एक बार ब्लू ट्राई करो, कैसा होगा में उसकी इन्वॉल्वमेंट आ गई। वन थिंग। सेकंड होता है, एक कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि एज इफ का मतलब है कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ, अलाउ योर सेल्फ, इमेजिन योर सेल्फ सिटिंग, या इमेजिन करो जैसे कि आप CEO हो, जैसे कि आप मेरी जगह पे हो, जैसे कि आप एक पॉपुलर न्यूमरोलॉजिस्ट हो, तो जैसे कि एज इफ। तो एज इफ एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तीसरा एक हो सकता है एंड। कभी भी किसी की कॉन्वर्सेशन अगर आपको लीड करनी है, ब्रेक करनी है, तो हमेशा एंड पे स्टार्ट करो। अगर मान लो 2 लोग डिबेट कर रहे हैं, जैसे आपने एक पॉइंट रखा और पॉइंट के बाद मुझे उसमें कुछ ऐड करना है, मैं कहूँगा एंड ऑल्सो ये भी हो सकता है। बजाय ये कहने कि आपने बोला 2 और 2 4 होते हैं, मैं कहूँगा 2 और 2 5 होते हैं, एंड 2 और 2 5 की भी एक पॉसिबिलिटी है, उसको देखा जा सकता है। तो एंड एक बहुत ही अच्छी पावरफुल एक आप वर्ड ट्रिगर की तरह यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सिंपल एक, मैं हमेशा एक बात मानता हूँ कि आपको अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो आपको एक कम्युनिकेशन में सिर्फ एक ही चीज़ लानी होती है, वो होता है आपका जेन्युइन इंटरेस्ट। जब आप सामने वाले को जेन्युइनली सुनते हो, वो अपने आप आपको रास्ते देता जाता है जहाँ से आप उसके अंदर घुस सकते हो। वो अपने आप आपको वो लूप होल्स दिखाता जाता है जहाँ से आप उसके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को निकाल सकते हो। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे सेल्समैन के अंदर ना ये इनडायरेक्टली आ जाता है, एक अच्छे नेता के अंदर ये इनडायरेक्टली आता है। वो अच्छे नेता या अच्छे सेल्समैन इसलिए नहीं है कि वो सीखे हुए हैं, वो इसलिए है कि नेचुरली उनके अंदर वो चीज़ें थी। जैसे आप मुझे बता रहे थे कि अपनी नॉलेज से आपने मुझे बताया कि मेरे डॉक्यूमेंट में 2 और 2 है और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4-2 है, तो उसकी वजह से वो मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, या मेरा इंट्यूशन या ये सब। अब मैं ये कहूँ कि मैं 2 और 4 से ऑपरेट हो रहा हूँ, वो आपकी अपनी साइंस है, पर मैं ये कहूँ कि शायद मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए हूँ क्योंकि मैं शुरू से ग्रो ऐसा हुआ हूँ। हाँ, फिर इसके पीछे भी एक पॉइंट आ जाएगा कि आप ग्रो ही इसलिए हुए हो क्योंकि आप इन नंबर्स पे पैदा हुए हो। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। माई पॉइंट इज, मैं या कोई भी इंसान अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है किसी में, तो आपको उसे मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ उसे गाइड करना पड़ता है। तो एक अच्छा हिप्नोटिस्ट कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड होता है, भले ही पैसा लेके 1 घंटे के लिए हो, लेकिन वो जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है, और तभी उसके सामने आप खुल पाते हो, आपकी इनसिक्योरिटी उसको पता चल पाते हैं और पता चल पाता है कि यहाँ से अंदर घुसना है। तो ये 4-5 चीजें आप कह रहे हो, व्हाट इफ, एज इफ, जेन्युइनली किसी में इंटरेस्ट दिखाना, हाँ, एंड ऑल्सो आप ये कह रहे हो 4 हिप्नोटिक कमांड यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग ना पूछते रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अगर मुझे किसी लड़की को पटाना है, अब लड़की को क्यों पटाना है, क्योंकि ये बात मार्केट में बहुत ज्यादा क्लियर है कि लड़कियों का आजकल अपर हैंड है ये, तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि अगर किसी को अप्रोच करना तो आपको लड़की को अप्रोच करना है, लड़की आपके पास नहीं आएगी शायद अप्रोच करना, वेरी मच ट्रूथफुल। तो क्या, अगर अभी वो मूवी भी आई है एडोलेसेंस, पूरी सीरीज है, उसके बारे में भी बात करेंगे, टाइम लगेगा तो। अगर हमें किसी विमेन को कन्विंस करना है, डेफिनेटली आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। गलत इंटेंशन के साथ किसी के पास जाओगे तो वो सूंघ लेता है, सामने वाला सूंघ लेता है कि आप गलत इंटेंशन के साथ आए हो। बट अगर मेरी इंटेंशन अच्छी है, बट जैसे पूरा सिनारियो है, सिनारियो को बोलते हैं इंसेल सिनारियो, जिसमें 80% ऑफ द लोगों को ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है, ये लड़कियां मतलब
20% लड़कों के पास चली जाती है, हमारे पास नहीं आती है। तो उनके मन में फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है कि हम 80% लोग क्या खराब हैं क्या, हमारे अंदर क्या ऐसा कांटे लगेंगे, क्यों नहीं हो रहा हमारे साथ, जबकि अच्छे लड़के हैं। तो क्या आप कहना चाहोगे कि कैसे कन्विंस किया जा सकता है जेन्युइनली किसी लड़की को अपनी तरफ? अंकित भाई, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इसमें ना सिर्फ 2 या 3 चीज़ें बहुत शॉर्ट में बताने की हिप्नोटिज्म के एंगल से आप बता सकते हैं। मैं बात हिप्नोटिज्म की है नहीं यहाँ पे। बात है, देखिए, हम दोनों अलग अलग क्रिएचर्स हैं। आदमी और औरतें दोनों अलग अलग तरीके से बने। मेरा अट्रैक्शन सर्किटरी विजुअल है, लड़कियों का मतलब आदमी का अट्रैक्शन सर्किटरी विजुअल होता है, विजुअल रेफरेंस से काम करता है। औरतों का जो अट्रैक्शन सर्किटरी होता है उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आदमी सबसे पहले देखता है सुंदर है, औरत देखती है ये स्किल है। आप अक्सर बोलेंगे यार इनका कोई मैच भी नहीं है, फिर भी यार ये इसके साथ कैसे है, लेकिन वो लड़की को उस वक्त शक्ल या उस पे पड़ी ही नहीं है, राइट। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स वाले होते हैं या जो नॉलेज रखते हैं या ऐसा, वो कहते हैं भाई शक्ल वकल कुछ नहीं होती, लड़कियों को कुछ और पसंद। वो कुछ और है क्या? वो 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप कभी भी लाइफ की कोई परेशानी में फंस जाओ ना, तो हमेशा ये सोचना, ये ऐसे एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कि अगर प्रिमिटिव टाइम में ये सिचुएशन आई होती तो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होता। सही है। प्रिमिटिव टाइम में मैच मेकिंग कैसे होती थी? बल के ऊपर, नंबर कितना 1 बलशाली है। हाँ। क्यों? रीज़न क्या है? हाई SNR वैल्यूज़, सर्वाइवल एंड रेप्लिकेशन वैल्यूज़। एक फीमेल 28 डेज में एक एग बनाती है, तो वो अपने मेट में वो क्वालिटीज़ चाहती है जो एक नई लाइफ को दुनिया में ला पाए, राइट। तो सर्वाइवल मतलब वो एक तो सर्वाइव कर पाए टफ सिचुएशंस में। आज भी जानवरों में ऐसा होता है, 2-3 शेर होंगे, उनमें से जो जीतेगा फिर वो अपनी फैमिली बनाता है। ऐसे ही इंसानों में भी होता है, राइट। आज कंपटीशन जज करने के पैरामीटर अलग हो गए हैं। आज कंपटीशन जज करने के पैरामीटर क्या है? नौकरी कैसे कर रहा है, पैसा कितना है, प्रॉपर्टी कैसा। कितनी है। लेकिन आप देखोगे कि इतना सब अचीव करने के बाद भी बंदा कहता है कि नहीं यार मेरे को तो आज भी मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, या उसका रीज़न क्या है? प्रिमिटिव अंदर अंदर तो कुछ और है ना। पैसा थोड़ी देर के लिए सेटिस्फैक्शन दे सकता है, अच्छी गाड़ी थोड़ी देर के लिए दे सकती है। आपके SNR वैल्यूज़ क्या है? जैसे ही वो लड़की ने आपको किसी टफ सिचुएशन में डाला, आपने लड़ना चालू कर दिया उससे। उसने आपको एक हल्का सा शिट टेस्ट दिया, मैं बड़ी टेक्निकल सी टर्म बोलना चालू कर दिया, हल्का सा उसने आपको एक टफ सिचुएशन दी, आपने दिखा दिया आप अंदर से घबराए हुए इंसान हो। सर्वाइवल है ही नहीं आपके अंदर, तो वो रेप्लिकेट करना ही नहीं चाहिए आपके साथ, राइट। तो वो सेम स्पीशीज़ को लाइफ में लाने को रेप्लिकेशन कहते हैं। कुदरत हमसे एक ही चीज़ चाहती है, दुनिया की हर चीज़ से कुदरत एक ही चीज़ चाहती है, रेप्लिकेशन, एक्सपेंशन, ग्रो करो। तो हम अंदर से प्रिमिटिव टाइम से कैसे रहे? आदमी कैसा रहा है प्रिमिटिव टाइम से? उसके अंदर 2-3 क्वालिटीज़ रही है। नंबर 1 हाई SNR वैल्यूज़। नंबर 2 उसके अंदर एक क्वालिटी रही है लीडरशिप क्वालिटी, राइट। इसलिए आपने देखा होगा कि क्लास के सबसे बदतमीज़ लड़के जो मार्क्स अच्छे नहीं ला रहे हैं लेकिन उनका गैंग बढ़िया है, तो वो उनकी अलग ही एक रेपो होती है। हालांकि ये स्कूल लेवल पे होता है या कॉलेज लेवल पे भी होता था। ऐसा हम बोलते नहीं यार ये कितना खराब, लड़की बड़ी होने के बाद बोलेगी मैं आई कांट बिलीव मैंने एक दिन इसको डेट किया, इस बंदे को भी एक टाइम पे। उस टाइम पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, वो कुछ नहीं चल रहा था, वो प्योर इमोशन से ऑपरेट हो रही थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। सो लीडर। तीसरा होता है प्रोटेक्टर ऑफ द लव्ड वंस। दिस इज़ वन ऑफ द क्वालिटीज़। अगर आप अपने ग्रुप को, अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करते हो, उनको प्यार करते हो, जेन्युइनली प्यार करते हो, गर्ल्स को बहुत अच्छा लगता है। गर्ल्स क्या देखती हैं अपने पति में, क्या देखना चाहिए अपने पार्टनर में? केयरिंग हो। केयरिंग बहुत ही वेग टर्म है। केयरिंग मतलब वो इतना केयरिंग कैसे हो सकता है कोई, कि कई बार एक सिंपल गेस्चर भी लड़की को पसंद आ जाता है कि यार मैं सड़क के इस तरफ चल रही थी, उसने मेरे को सड़क के इस तरफ कर दिया। लेकिन डीप रूटेड क्या है इसके पीछे? वो प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, प्रोटेक्टर ऑफ द लव्ड वंस। तो ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हर आदमी के अंदर होनी चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को एक और लगती है, दैट्स कॉल्ड हाई स्ट्रेस टॉलरेंस। हाई स्ट्रेस टॉलरेंस ये बहुत कम होता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल अब अजीब होता जा रहा है, स्ट्रेस टॉलरेंस बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है, और यहाँ से पता चल जाती हैं वैल्यूज़। तो आपको अगर हिप्नोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है तो फिर तो भाई शाहरुख खान की तरह कहानियाँ बनाओ या अच्छी कहानियाँ पढ़ो, लेकिन जेन्युइनली ये क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर है, आप सही मायने में अगर एक मेल हो तो डेफिनेटली यू विल हैव फीमेल अराउंड यू। मैं ना जैसे जैसे हिप्नोटिज्म आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को ना एक चीज़ समझ आ रही है, क्योंकि मैं बहुत जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ इसके अंदर। मतलब साइकोलॉजी, आई एम बिग फैन ऑफ अ साइकोलॉजी, तो मैं साइकोलॉजीज क्रैक करता हूँ बहुत सारी ना, कि ये साइकोलॉजी है। जैसे मैंने एक साइकोलॉजी क्रैक करी कि कोई भी चीज़ अगर एक्सक्लूसिव है बहुत ज़्यादा और हटके है तो पीपल ट्राई टू गो बिहाइंड इट, कि वो ईजिली अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है, और दूसरा वो ईजिली अचीवेबल ना होने के कारण से, एक्सक्लूसिव होने के कारण से, मुश्किल अचीव होने की वजह से लोग उसके पीछे जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कुछ हद तक हिप्नोटिज्म और साइकोलॉजी जुड़े हुए हैं, या कुछ हद तक, मतलब मैं अब जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे। हिप्नोटिज्म एक टूल है, साइकोलॉजी
एक इंसान का अपना एक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। हिप्नोटिज्म एक टूल है मनोविज्ञान को बदलने का, उसको रीफ्रेम करने का, उसको चेंज करने का। सो हिप्नोटिज्म ऑन टॉप काम करता है, साइकोलॉजी के ऊपर काम करता हाँ। है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट जरूरी नहीं है जैसे कि साइकोलॉजी बॉडी है, हाँ उसको ऑपरेट करने के लिए आपको जो टूल्स चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो उनमें से hypnotism एक हिप्नोटिज्म है, बहुत पावरफुल। अच्छा। सो कोई आप अपने 5 ऐसे टूल बताना चाहेंगे हिप्नोटिज्म के, चाहे आप ऊपर से ही आइडिया दे दें हमें कि क्या वो टूल्स हैं, 5 ऐसे टूल्स जो बहुत बेहतरीन है, और जितने भी बडिंग हिप्नोटिस्ट हैं उनको ये 5 टूल आने चाहिए। जैसे मैं न्यूमरोलॉजी में बोलता हूँ DMKA, तो डेट ऑफ बर्थ सबको पता होना चाहिए, मोबाइल सबको पता होना चाहिए, नेम सबको पता होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, और कार्मिक पैटर्न्स आपके अच्छे होने चाहिए। सब कुछ करके भी अगर तुम्हारे कार्मिक पैटर्न्स अच्छे नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो DMKA हम इसको बोलते हैं फॉर्मूला, कि खाली डेट से नहीं होगा, खाली मोबाइल से नहीं होगा, खाली नाम से नहीं होगा, एक्शंस और कर्मा उसमें अलाइंड होने चाहिए। तो ऐसा मैं इसमें ना एक फॉर्मूला समझा देता हूँ, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप किसी को भी आसानी से हिप्नोटाइज कर पाओगे, भले आप सेल्फ को करना चाहो, दूसरों को करना चाहो। स्टेप 1 होता है इमेजिनेशन, स्टेप 2 होता Imagination, है इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस, सेकंड स्टेप हो गया एक्सपीरियंस, थर्ड हो गया बिलीफ, फिर आ गया फिजियोलॉजी, बॉडी। ठीक है, तो जब हम कोई चीज़ को इमेजिन करते हैं ना, वो हमारे अंदर, हमारा माइंड इमेजेस की फॉर्म में सोचता है। हमारे माइंड के पास एक ही तरीका है किसी भी चीज़ को सोचने का, वो है इमेजेस। हम हर सेंस की एक इमेज बनाते हैं। आपको कैसे पता ये चुटकी की आवाज़ है? अगर आप आंख बंद करके भी सुनोगे बता दोगे चुटकी की आवाज़ है, माइंड एंकर क्योंकि माइंड के अंदर एक इमेज है कि जब 2 उंगलियां से टकराते हैं तो ये आवाज़ आती है, राइट? जब हम किसी चीज़ की इमेज नहीं बना पाते तो हम कहते हैं यार अजीब सी आवाज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि इमेज का रेफरेंस नहीं मिल रहा है, आवाज़ तो सुनाई दे रही है। ठीक है, राइट? तो सबसे पहला स्टेप है इमेजिनेशन। जब हमारा माइंड कोई चीज़ को इमेजिन करता है, हमारी 5 सेंसेस उसमें एक्टिव हो जाती हैं, और जैसे ही 5 सेंसेस एक्टिव होती हैं, जब जैसे जैसे सेंसेस इनग्रोस्ड होती जाएंगी, वो हमें एक्सपीरियंस होने लगेगा। मान लो कोई भी कल्पना है, मैं उसको अगर इतनी गहराई से सोचने लगूं कि मेरे को वो दिखाई भी देने लगे, वो आवाज़ भी सुनाई देने लगे, वो सेंसेशन भी फील होने लगे, वो स्मेल भी आने लगे, टेस्ट भी आने लगे, अब मुझे वो एक्सपीरियंस हो रहा है। राइट? वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो कोई फनी सीन भी हो सकता है, कोई स्कैरी सीन भी हो सकता है। राइट? 5 सेंसेस इन्वॉल्व हो गए, एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो गया। कोई चीज़ को अगर मैं लगातार बार बार एक्सपीरियंस करता रहूँ, वो मेरे बिलीफ का पार्ट बन जाएगी। कैसे? जब जब मैं इस मंदिर में जाता हूँ, मेरे रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। जब मैं इस बंदे की शक्ल देखता हूँ मेरे को गुस्सा आ जाता है। जब जब मैं ये वाला लॉकेट पहन के पॉडकास्ट करने आता हूँ, मेरा बहुत अच्छा होता है। जब जब मैं वहाँ बैठता हूँ, मेरी लेफ्ट, जो भी कुछ भी हो सकता है, वो आपने 2-3 बार एक रेपुटेशन का एक्सपीरियंस किया, माइंड ने उसको एक वैल्यू दे दी, एक मीनिंग दे दिया, अब आप उसमें बिलीव करने लग जाओगे। इमेजिन करने से स्टार्ट हुए थे, एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो गए, एक्सपीरियंस बार बार रिपीट होने लगा तो बिलीफ का पार्ट बन गया, और जैसे वो हमारे बिलीफ का पार्ट बनेगा, हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ वही करती है जो अंदर चल रहा होता है। हमारी बॉडी सिर्फ एक स्क्रीन है, अंदर स्लाइड बदलती है, स्लाइड लगती है, स्लाइड आती है, स्लाइड जाती है, बॉडी सिर्फ प्रोजेक्ट करती है बाहर की तरफ। तो अगर आपको बॉडी में कुछ चेंज करना है, चाय छोड़नी है, जिम स्टार्ट करनी है, सिगरेट छोड़नी है, अच्छा बुरा महसूस करना बंद करना है, पुरानी यादों से बाहर निकलना है, नए पैटर्न्स क्रिएट करना है, बॉडी को पुश नहीं करना है, इसके पीछे जाओ। बॉडी कैसे काम करती है? बिलीफ से। बिलीफ कैसे बनते हैं? एक्सपीरियंस करने से। एक्सपीरियंस कैसे होंगे? इमेजिन करने से। इसलिए बोलते हैं जो अचीव करना चाहते हो उसको इमेजिन करना स्टार्ट कर दो। इतना गौर से इमेजिन करो कि तुम्हें फील होने लगे। जब तुम्हें लगे कि तुम अपनी फेवरेट गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हो, तो इमेजिन करो कि तुम्हारी फेवरेट गाड़ी तुम्हारे सामने है, उसकी स्टीयरिंग कैसी है, उसकी अंदर की वेलवेट कैसा है सीट का, उसकी आवाज़ कैसी आ रही है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप इमेजिनेशन से एक्सपीरियंस पैदा कर रहे हो, राइट? तो आप धीरे 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 तैयार होने लगोगे और आपकी बॉडी वैसा बिहेव करने लगेगी। जैसे विराट कोहली कहता है कि मैं अपना मैच खेलने से पहले मैच दिमाग में खेल लेता हूँ, राइट? कैसे? वो पूरा देखता है खुद को कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये मेरा गेस्चर होगा, ये मेरा पोस्चर होगा, मुझे शोर सुनाई दे रहा है तो मुझे ऐसा रिएक्ट करना। कंडीशनिंग कर रहा है वो अपने आप की, राइट? तो इमेजिनेशन से सब कुछ होगा। जो अचीव करना चाहते हैं उसको इमेजिन करना चालू कर दो। जो इसको लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी अप्लाई करते हैं, मैनिफेस्टेशन में भी अप्लाई करते हैं। होता क्या है? जब आप बार बार इमेजिन करोगे, आपके सेंसेस उसका पार्ट बनना चालू हो जाएंगे, एक्सपीरियंस होने लगेगा। एक्सपीरियंस से कब वो आपकी बॉडी में आ जाएगा और कब आप खुद करने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई लोग इसको बोलते हैं FITFYMI, फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ, वो भी करते तो हैं। ये हिप्नोटिज्म को ब्रेक डाउन करने के ये 4 स्टेप फॉर्मूला है। इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस, बिलीफ, फिजियोलॉजी। ये मैं दूसरे पे भी अप्लाई करता हूँ। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, एक क्विक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अपने दोनों हाथ ऐसे सामने लाए, अपने हाथों के बीच में देखिए। इमेजिन क्लोज करनी है। हाँ, पहले हाथों के बीच में देखिए। इमेजिन कीजिए आपने मीडियम साइज बलून पकड़ा है सर, मीडियम साइज बलून, ओके? थोड़े नज़दीक कर लीजिए हाथ, एक मीडियम साइज बलून पकड़ा है।
आंखें बंद कर लीजिए अब उस बलून को अपनी आंखों से देखिए, अपने मन में देखिए, उसको एक कलर दीजिए, उसको एक शेप दीजिए, एक साइज़ दीजिए, उसके टेक्सचर को अपनी हथेलियों में फील कीजिए और अब इमेजिन कीजिए कि उस बलून में एक छोटा सा छेद हो गया और उसमें से हवा निकल रही है। राइट? आंखें खोली। आप हंसे क्यों? क्या हो रहा है बताइए? आई कैन फील इट कि वो पास आ रहे हैं। यस, हाथ नजदीक आ रहे हैं, राइट? हालांकि हो सकता है आपने मेरी किसी ना किसी वीडियो में ये एक्सपेरिमेंट देखा होगा, मैं बहुत जगह कराता हूँ। अब समझते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। तो भी मैं रोक नहीं पाया अपने आप यस, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको बोला इमेजिन कीजिए आपके हाथ में बलून है। स्टेप 1 इमेजिनेशन। फिर मैंने आपको एक्सपीरियंस कैसे कराया, उसके कलर को देखिए, आपकी आंखों को दिखाया, उसके टेक्सचर को फील कीजिए, आपकी टच सेंस को इन्वॉल्व किया, उसके प्रेशर को फील कीजिए, आपकी बॉडी को इन्वॉल्व किया। फिर मैंने एक साउंड क्रिएट किया, इमेजिन कीजिए उसमें से हवा निकल रही है, मैंने आपके कानों को इन्वॉल्व किया। मैंने आपकी 5 में से 3 सेंसेस को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर दिया और जैसे ही आपके बॉडी को, माइंड को बिलीव हुआ कि हाँ बलून है, उसके बाद क्या हुआ, बॉडी के अंदर चेंज आने लग गया। जो आपने साउंड करी वो बड़ा एक पावर पैक हो गया, उससे बिल्कुल पता चल गया माइंड को क्या धीरे धीरे सारी सेंसेस इन्वॉल्व होनी चालू हो गई ना उसमें। तो इमेजिनेशन से स्टार्ट हुए थे, रिजल्ट आ गया बॉडी तक विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो सोचिए एक इमेजिनरी बलून हमारे हाथों को यहाँ से यहाँ ला सकता है। वो हज़ारों बलून्स जिसको हम फियर कहते हैं, फोबिया कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, डर कहते हैं, रिलीजन का फियर कहते हैं, अच्छी बुरी चीज़ें कहते हैं, अच्छे बुरे थॉट्स कहते हैं, वो सब बलून ही है। जिसको आप बल देते जाओगे वो गुब्बारा फूलता जाएगा, जिससे से बल निकालते जाओगे, जिसमें से ताकत कम करते जाओगे, बलून सिकुड़ता जाएगा। वाओ, बटा अमेजिंग अमेजिंग। मतलब आपने पूरा उसका करके दिखा दिया सब कुछ एंड टू एंड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो मुझे किसी को फॉरेन ट्रैवल करवाना हो तो हिप्नोटिज्म की मदद से करवा सकता हूँ? इज इट पॉसिबल? आपने करवाया है? मतलब उसको हम एक हिप्नोटिक स्टेट में ले गए और उसको जिसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन बोलते हैं, हाँ, ऐसा एस्ट्रल प्रोजेक्शन बोलते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपने उसको मेंटली नहीं? मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया, मुझे लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। Possible नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम थोड़ा सा रिलीजन में जाएं या सनातन रिलीजन में जाएं तो हम देखते हैं कि आप पर काया प्रवेश जैसी एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कहते हैं कि एक योगी अपनी आत्मा से, अपने शरीर से बाहर निकल के किसी और काया में जा सकता है। जैसे आदि शंकराचार्य के बारे में कहा जाता था कि वो पर काया प्रवेश कर सकते थे और स्त्री प्रवेश किया, और ये मतलब अलग अलग उन्होंने। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि हिप्नोटिज्म के जैसे इतने सारे पॉजिटिव यूज केस हैं, बट नेगेटिव यूज केस भी होंगे। पॉजिटिव यूज केस तो पूरा हो गया कि आप अलग ही लेवल पे जा सकते हो अगर आप अपने आप को हिप्नोटाइज कर लो अच्छे तरीके से, सेल्फ हिप्नोटाइज पॉजिटिव सेंस में। लेकिन क्या इसके कोई नेगेटिव यूज केसेस हैं जो आपको लगता है, और या आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो इसका नेगेटिव यूज केस कर रहे हैं? मैनिपुलेटिव लोग जो वो यही तो कर रहे हैं, इमोशंस को स्पाइक करके गलत चीज दे रहे हैं, दैट्स इट। जैसे मुंबई में एक कल्चर है, जैसे हम लोग बोलते हैं मुंबई की इंडस्ट्री बड़ी ऐसी है वैसी, सब जगह लोग सब जैसे होते हैं, राइट? लेकिन एक बहुत सरल बात बताता हूँ, जैसे मान लो मुंबई में कोई नया एक्टर बनने जाता है, कोई लड़की नई हीरोइन एक्ट्रेस बनने जाती है, तो उसको एकदम से ऐसा नहीं बोला जाता है कि तुम्हें हमारे साथ ये करना होगा या वो करना होगा। उसको सिनेरियोज क्रिएट किए जाते हैं। कैसे? अब जैसे एक लड़की आके बैठी और उसने आके बताना चालू किया, कहाँ से हो? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा ठीक है, क्या करते हो तुम? घर में कौन कौन है? अब वो बंदे ने धीरे धीरे ये जान लिया कि इसका बैकग्राउंड कितना है, इसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट कितना है, इसके घर में कितने लोग हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कहाँ रह रही है, खर्चा कितना कर रही है, कितने में सर्वाइव कर रही है, तो इसका मतलब इसके पास क्या क्या अभाव है। अब वो उसको ना एक ऐसा सपना दिखाएगा जिसमें उसके सारे अभावों की पूर्ति हो जाएगी, भले ही वो इमेजिनेशन हो, राइट? तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। इसका एक तरीका होता है इसको जनरलाइज कर देना, मतलब कि यार जो तुम्हारी कहानी है ना वो बाकी सबकी कहानी है, लेकिन आज देखो उन्होंने मेरी बात मानी, वो कहाँ पहुँच गए। एक होता है जनरलाइज कर देना, जनरलाइजेशन, लेबल कर दिया आपने चीज़ को। लेबल कर दिया, राइट? अरे तुम तो फिर भी लखनऊ से हो, पढ़े लिखे शहर से, मेरे पास तो एक लड़की आई थी सीतामढ़ी से आई थी, बिल्कुल बोलना भी नहीं आता था, उसको ये किया वो किया, ट्रेनिंग दिलाया, यहाँ किया वहाँ किया। अब वो धीरे 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 उस इंसान को एक सोल्यूशन की तरह देखने लगेगी, एक गाइड की तरह, मेंटोर की तरह देखने लगेगी, अनटिल शी रियलाइजेस कि ये पर्सन की रियल इंटेंशन क्या है। और वो इतना मैनिपुलेटिव है कि वो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। अब एक सिंपल बताता हूँ आपको, अरे तुम ड्रिंक नहीं करती? अरे मुंबई में तो भाई ओपन तो पार्टीज तो करनी पड़ेंगी। क्यों? वहीं तो लोग मिलते हैं, नेटवर्किंग वहीं तो होती है। तो अब ड्रिंक नहीं करोगी, फिल्म इंडस्ट्री में खुलोगी कैसे? ड्रिंक करना है, बस बैठो, बात करो लोगों से, जो लगे उसको नंबर दो, बात करो। क्या हो रहा है यहाँ पे? वो इनसिक्योरिटी परख रहा है उसकी, और उसको रास्ता देने के भरोसे, रास्ता देने के बदले में अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है। तो ये सब हिप्नोसिस ही है। लोग कहानी क्रिएट करते हैं, सपने दिखाते हैं, इमोशंस क्रिएट करते हैं, दैट्स हिप्नोसिस। वाओ, अमेजिंग। तो आपने उसको पूरा डिकोड कर दिया हिप्नोसिस। क्योंकि मैं रहा हूँ मुंबई में तो समझ में आता है, मुझे देखा है बात क्या हो रही है। मैं कई बार बैठ के देखता था, तो हम लोग ऐसे ही बैठ के मुझे समझ में आता था इसके बाद ये स्टेप ये अब ये बोलेगा,
आपको समझ आता है, आपको पैटर्न्स डिकोड करने आते हैं। यस मुझे ना गुरजीएफ की एक बात याद आती है, क्योंकि आप उससे हो तो आप डिकोड करोगे। तो गुरजीएफ ने एक बार क्या किया कि वो अपने सारे शिष्यों को ले गया कहीं पे, सारे शिष्यों को, और उसने वहां पे एक शर्त रखी। गुरजीएफ ने, बहुत बड़ा फिलोसफर है, आपने सुना होगा गुरजीएफ के बारे में। तो गुरजीएफ ने बोला कि कोई भी व्यक्ति ना यहाँ पे कुछ बोलेगा नहीं, बस सबको देखना है, हाँ और ना आंखों आंखों में भी इशारे नहीं करने, बस देखना है। आंखों आंखों में भी वो नहीं बोलना ये यहाँ है, ये यहाँ है, कुछ नहीं करना। और वो जगह बड़ी छोटी थी जहाँ पे वो लेके गया, और बहुत सारे लोगों को लेके चला गया वो, मतलब जो भी उसके शिष्य थे, जो कहते थे मैं आपका बड़ा क्लोज हूँ। तो जब गुरजीएफ सबको लेके गया, और धीरे 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 लोग एलिमिनेट होने लग गए, कोई लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाए। करते 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 लास्ट में खाली 4-5 बंदे सरवाइव किए वहां पे, उसमें से भी 3 बंदे सरवाइव किए, जिन्होंने बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखा, बिल्कुल मौन, मतलब एक्सप्रेशन से भी मौन किया। अब गुरजीएफ जब उन लोगों को वापस शहर में लेके आया, तो उन लोगों ने कुछ बातें कही। उन लोगों ने ये बोला कि यहाँ पे सब लोग सोए क्यों हैं, यहाँ पे सब लोग अनअवेयर क्यों हैं, या ये इन लोगों को पता ही नहीं अपने एक्शंस के बारे में क्या कर रहे हैं। तो उस दिन उन लोगों को पहली बार रियलाइज हुआ कि वो भी सोए हुए थे इतने साल, आज वो पहली बार जागृति हुई है उनकी, वो भी कुछ हद तक हुई है। तो आपकी बातों से मुझे ऐसा ही समझ आ रहा है कि इफ यू नो द हिप्नोटिज्म यू विल बी मोर अवेकन, बट यू नीड टू बी प्रैक्टिस मोर अवेकन। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आएगा ना कि प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है, या मेरे पास जो खजाना है मैं उसको अनलॉक कैसे करूँगा। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल खजाना है, सारी शक्तियाँ कहते हैं लोग उसी में होती हैं। आपके इंट्यूशन वहीं पे है, आपके इमोशंस वहीं पे हैं, आपके एडिक्शंस, हैबिट्स, हॉबीज, पैटर्न सब वहीं पे हैं। उसको मैं डिकोड कैसे करूँगा? सबसे पहले जानना पड़ेगा माइंड क्या है, फिर जानना पड़ेगा कॉन्शियस सबकॉन्शियस क्या है, फिर जानना पड़ेगा उसको एक्सेस कैसे किया जाए, फिर जानना पड़ेगा उसको यूज़ कैसे किया जाए। ये सब हिप्नोसिस का पार्ट है। ये सब है। आपको लगता है कि एनएलपी और हिप्नोटिज्म कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड है। क्योंकि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, आपको भी मेरी बात से समझ आ रहा होगा, बिकॉज आई नो एनएलपी। तो कुछ हद तक एनएलपी रिचर्ड बैंडलर वाज अ हिप्नोथेरेपिस्ट। अच्छा, रिचर्ड बैंडलर वाज यस, एनएलपी का जो मेटा मॉडल पढ़ाया जाता है, मिल्टन एरिक्सन, ही वाज अ हिप्नोथेरेपिस्ट। मिल्टन एरिक्सन को फादर ऑफ मॉडर्न हिप्नोसिस कहा जाता है। तो मिल्टन एरिक्सन का ही मेटा मॉडल इतना ज़्यादा कमाल की चीज़ है, जैसे आपने एनएलपी पढ़ा है, कितना कमाल की चीज़ है। कंडीशनिंग के बारे में बात कर रहा है, सब मोडालिटीज़ के बारे में बात कर रहा है, वीए के बारे में बात कर रहा है अभी। हाँ, वीए के बारे में बात कर रहा है। ये सारा हिप्नोसिस का ही पार्ट है, ये सब उसी का पार्ट है। वाओ, so to some extent both are linked. एनएलपी मॉडर्नाइज फास्ट एंड क्विक ड्राफ्ट है इसका, हिप्नोसिस का। वाओ, तभी वो, लेकिन मैंने एक दूसरे से मैच, नॉर्मल हिप्नोसिस मैंने कभी देखा नहीं कि जाके परफॉर्म कर रहे हो। मान लीजिए, मैं इस बात को कई बार ऐसे कहता हूँ कि एनएलपी एक बुलेट है और हिप्नोसिस गन है। कई बार आप अगर किसी की मान लो एंकरिंग कर रहे हो, आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस एंकर करना चाहते हो, आप उसको कम से कम 10 कॉन्फिडेंट मूवमेंट्स याद दिलाओगे और तब बार बार उसको एंकर करोगे। 10 कॉन्फिडेंट एंकरिंग जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, सरल तरीके से बता देता हूँ। मान लीजिए आप कोई भावना महसूस करना चाहते हैं अपने अंदर, और आप उसको बार बार अपने अंदर पक्का करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो किसी को स्टेज फियर है, स्टेज फोबिया है, वो अपनी आंखें बंद करे और इमेजिन करे कि वो स्टेज पे खड़ा है और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। अगर पुरानी कोई याद है तो उसको महसूस कर सकता है, जहाँ वो बचपन में रहा हो, स्टेज पे रहा हो, या जिसकी तरह बनना चाहता है उसको भी विजुअलाइज कर सकता है कि वो मेरे अंदर आ गया है या मैं उसके साथ खड़ा हूँ स्टेज पे। तो इमेजिन करो और उस सिचुएशन को फील करो, इमोशंस को जगाओ, और लेट्स से आपने अपने कान पे यहाँ पे पकड़ लिया, तो ये एक एंकर बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं जैसे ऑन ऑफ स्विच होता है, ठीक है। ऐसे करके कम से कम 10 बार रिपीट करो इस प्रोसेस को। इमोशंस को स्पाइक करो, बार बार खुद को कॉन्फिडेंट देखो, फिर यहाँ पकड़ो, बार बार खुद को कॉन्फिडेंट देखो, फिर यहाँ पकड़ो। तो ये क्या होगा, जब आपको रियल टाइम में स्टेज पे जाना होगा, जैसे आप आंखें बंद करके ऐसा करोगे, वो सेम इमोशंस आने लगेंगे। इसको बोलते हैं एंकरिंग। तो एनएलपी में कई बार हम किसी को एंकर करते हैं, जब कई बार 10, 12, 15 बार सेम कंडीशनिंग करने के बाद भी वो इमोशन नहीं आ पाते। लेकिन हिप्नोसिस में क्या है, अगर सब्जेक्ट हिप्नोटिक स्टेट में है तो जो हम उसको बोलेंगे वो उसको महसूस होगा और गहराई से महसूस होगा। उस वक्त एनएलपी का कोई भी टूल अगर अप्लाई किया जाए तो वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो मतलब एनएलपी अपने आप में सक्सेसफुल तो है, लेकिन अगर एनएलपी बुलेट को हिप्नोसिस की गन से फायर किया जाए तो वो अनबीटेबल कॉम्बो है। वाओ, अमेजिंग। तो जैसे वो एक कबड्डी का खिलाड़ी है, तो उसको उसका पॉइंट हो गया एंकर पॉइंट। यस, तो एंकर पॉइंट हो गया उसका, वो हमारी फ्रेंड ने करवाया, राम वर्मा जी ने करवाया बेसिकली वो उनको। तो वो ऐसे करता है वो, और उसको एकदम उसका करियर रिवाइव हो गया, एकदम से पावर आती है उसके अंदर। तो ये दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव यूज केस ऑफ दिस। यस, वाओ, अमेजिंग। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमन मैनकाइंड के लिए वो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने अपना ये वाला पॉइंट अपना वो कर रखा है, एंकर, दिस पॉइंट फॉर हैप्पीनेस, तो मैं हमेशा इसको कर लेता हूँ, टच कर लेता हूँ।
यार भगवान का नाम भी तो एंकरिंग है ना। एंकरिंग जब भी आप दुख में हो, जैसे आप ईश्वर का नाम लेते हो, आप राधा राधा कह सकते हो, आप कृष्ण कृष्ण कह सकते हो, कोई किसी और लैंग्वेज में कहता है, कोई किसी और लैंग्वेज में कहता है। क्या है, जैसे आप वो नाम लेते हो, आपके आपके अंदर एक सुकून आता है कि हाँ कोई मुझे सुन रहा है, और उसके उसके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सर्टेन एट्रीब्यूट्स हैं, और वो मेरे ऊपर दया कर रहा है, वो मुझे देख रहा है, वो मेरा भला कर रहा है, जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एंकरिंग ही तो है। तो भगत सिंह से जब पूछा कि अथीस्ट के हाँ, बारे में, तो मैं भगत सिंह नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह बोलता है ना कि तुम तो सही हो, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है ना कि सारी Yes. चीज की अकाउंटेबिलिटी मेरे को Yes, लेनी है। yes. तो आपने पढ़ी है वो बुक? नहीं, मैंने पढ़ी नहीं है, बट अब मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ बिल्कुल कि ये सच बात है कि अकाउंटेबिलिटी जैसे ही आप लेने जाओगे। एंड एक बहुत बड़ी चीज मैंने देखी सोसाइटी के अंदर कि आप कुछ गलत करोगे तो थप्पड़ मारेंगे, कुछ अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड देंगे। दिस इज द बिगेस्ट केस ऑफ एंकरिंग, दैट यू आर एंकरिंग अ स्टूडेंट की गलत करेगा तो थप्पड़ पड़ेगा, है ना, और सही करेगा तो तेरे को तारीफ तेरे मिलेगी। को तारीफ मिलेगी। ड्रग, सबसे पहली ड्रग जो हमें दी जाती है वो होती है तारीफ। बिल्कुल छोटा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, जैसे ही वो हमारी पसंद का खाना खा लेगा, हम उसे तारीफ देंगे। हम बोलेंगे राजा बेटा है, हाँ, हम बोलेंगे बहुत अच्छा बेटा है, आज तो बहुत नोना बाबू लग रहा है, बहुत सोना लग रहा है। सबसे बड़ी ड्रग तारीफ है, और उस तारीफ के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं करते हैं। लोग एक दूसरे को मार देते हैं, लोग ऑफिस कॉर्पोरेट कल्चर का पार्ट बन जाते हैं, लोग फिल्म इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज़ तक करने को तैयार हो जाते हैं, लोग अच्छी बुरी चीज़ें करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना अपने अपनों की तारीफ़ें चाहिए, अपने समाज की तारीफ़ें चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपकी आज तक की सबसे बड़ी क्या अचीवमेंट है जो आप मानोगे हिप्नोसिस में और मेंटलिस्ट में आपने करी है? सबसे बड़ी आपकी क्या अचीवमेंट है? मेरे लिए तो हर एक सक्सेसफुल केस वैसा ही होता है। मैं जब भी किसी को हील करता हूँ, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट्स थी। ये ना मैं पोएट्री पे भी अप्लाई करता हूँ। मैं कल ही मेरी एक दोस्त से बात कर रहा था। मैं पोएट्रीज लिखता हूँ ना, तो वो कहती है यार तुम कैसे सोचते हो इस एंगल से, फिलॉसफी कैसे सोचते हो? मैंने बोला पता नहीं यार, मुझे लगता है कि मेरा हर शेर या हर लिखी हुई चीज़ ना ऐसे लिखी जाती है जैसे पहली बार लिखी, और लगता है ये क्या लिख दिया भाई, और फिर उसके बाद लगता है कि दोबारा कब लिख पाऊंगा वैसा। तो मेरा हर केस मुझे ऐसे ही लगता है कि ये बहुत ही कमाल की अचीवमेंट हुई है, इसमें बहुत ही वो वैसे रिजल्ट आ गए। इससे ना फ़ायदा ये होता है कि मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को कि मैं खुद को अपने किसी और वर्जन से कंपेयर करूं, क्योंकि मैं हर रोज़ नया हूं, आप हर रोज़ नए हो। तो इसलिए मेरे पास हाँ, वैसे माइलस्टोन्स अगर गिनेंगे, सोनीपत जैसे शहर से निकल के इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जाना, इंडियाज़ गॉट टैलेंट 2 बार किया है मैंने। उसके बाद मैंने झलक दिखला जा किया, हिंदुस्तान का बिग स्टार किया, टाटा स्काई पे पूरी सीरीज़ की। ये सब उस टाइम पे किया जब सोशल मीडिया उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग नहीं नहीं था, था। जब टीवी वॉज अ बिग थिंग। उसके बाद मेरी पूरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई मेंटलिस्ट नहीं है, कोई हिप्नोटिस्ट नहीं है। मैं फर्स्ट जनरेशन मेंटलिज्म, और ये आउट ऑफ बॉक्स करियर को क्रिएट करना, मुरथल में 10 रुपए की टिप के लिए परफॉर्म करने से लेके इंडिया के वर्ल्ड के बेस्ट शहरों में परफॉर्म क्या करना। बात करो, आपने मूर्थल में 10 रुपए की टिप के लिए परफॉर्म किया? हाँ, मैं करता था ना। कितने साल की उम्र में? आई वॉज वेरी यंग, वो स्कूल टाइम की बात है। मेरे पापा मुझे बोलते थे तुम इससे कुछ नहीं कर पाओगे, मैं बोलता था मैं कमा के लाता हूँ। तो हर चीज़ एक अचीवमेंट लगती है ऐसे देखा जाए तो। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर हैपेंड इन माय लाइफ। तो बहुत अच्छा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए क्या गाइड है? वो आ सकते हैं इस फील्ड में, या पहले मेडिटेशन करनी होगी, बुक्स पढ़नी होगी, एनएलपी सीखना होगा, या डायरेक्टली हिप्नोसिस पे आया जा सकता है? कोई गाइडेंस उनको मिल सकती है आपके थ्रू या किसी और के थ्रू, या कोई मास्टर हैं जो सिखाते हैं? मतलब हाउ कैन दी अचीव टू दिस देखिए, लेवल? सबसे पहली चीज़ तो होती है कोई भी काम को करने के लिए डिसीजन। आपको डिसाइड करना है कि मुझे हिप्नोसिस सीखना है। अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, ऐसी किताबें पढ़े हुए हो, तो ये ना सिर्फ एक हिप्नोटिस्ट होने के नाते आपको हेल्प करेंगे, बट एज एन इंडिविजुअल आपको हेल्प करेंगे। लेकिन मान लेते हैं आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना आप मेडिटेशन करते हो, ना आपने कोई किताबें पढ़ी है, ना आपको साइकोलॉजी कोई नॉलेज है, तो भी आप बिल्कुल ज़ीरो से हिप्नोसिस को स्टार्ट कर सकते हो। मैं जब अपना कोर्स डिज़ाइन कर रहा था ना, तो मैं यही बात सोच रहा था कि यार एक आम इंसान अगर हिप्नोसिस सीखे, भले उसका पर्पस हो अपने आप को हील करना, अपने बच्चे को हील करना, अपनी वाइफ के अंदर कोई चेंजेस लाना, बिजनेस में कोई ग्रोथ करना, या एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट बनना, तो वो कैसे शुरू करे? उसको तो हर एक इंसान की अलग रिक्वायरमेंट है। तो मैंने जब अपना कोर्स डिज़ाइन किया, उसमें मैंने पूरा जीरो से लेकर एडवांस तक ये सारे स्टेप डाले हैं। आप अगर बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड से आ रहे हो, एक दुकान पे जाने वाले इंसान हो, बस आपको शौक है, आपको मन है कि हिप्नोसिस सीखना है, तो वो कोर्स आप कर सकते हो। अच्छा, आपने कोर्स में सब कुछ डाला है? बिल्कुल सब कुछ है इसमें। और आप एक साइकोलॉजिस्ट हो तो भी आप सीख सकते हो कि एक एक्स्ट्रा चीज़ कैसे ऐड की जाए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत अच्छे लेवल पे साइकोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि सर जब से हिप्नोसिस सीखा है, हमारी जो कन्वेंशनल जो थेरेपीज़ हैं उनको साइड में रख के आज हम फुल टाइम हिप्नोसिस यूज़ करते हैं। अच्छा, तो इतना पावरफुल है? इतना पावरफुल है। तो आपका जो मेन फोटे है वो बेसिकली एक आपके कोर्सेज हैं? मैं मेंटलिज्म के शोज करता हूँ। मेंटलिज्म के shows करते मैजिक, बिकॉज मेरा मेरा बचपन का प्यार है मैजिक। मैजिक है। तो मैं मैजिक एज अ मैजिशियन स्टार्ट हुआ था।
मैजिक के साथ साथ साइकोलॉजी उसमें ऐड होती चली गई, तो हमने मेंटलिज्म के शोज करना स्टार्ट कर दिए। जैसे अभी मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, माइंड रीडिंग और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद हिप्नोसिस जब मैंने सीखना स्टार्ट किया, मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, ये तो थेरेपी है, लाइफ चेंज कर सकता है। तो मेंटलिज्म के शोज करना और हिप्नोथेरेपी सीखना, सिखाना और हीलिंग के लिए यूज़ करना, ये 2 चीज़ें। तो आप कंसल्टेशन देते हो ताकि लोग हील हो पाए, Yes. आप स्टेज शोज करते हो और Yes. आपके कोर्सेज भी हैं, कोचिंग में भी, Yes. तो ये 3 चीजें हैं आपकी। Yes. ओके, आई गॉट इट। एंड सुहानी का बहुत नाम है इस फील्ड में, तो सुहानी कभी सलमान खान के साथ कर रही है, कभी किसके साथ कर रही है, तो आपको उसमें कुछ कहना है क्या? वो भी यही है कि किसी हद तक? सुहानी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, सुहानी बहुत अच्छी मेंटलिस्ट है। सुहानी भी मैजिक एज एन आर्ट फॉर्म इतना स्ट्रगल कर रहा है बाकी आर्ट फॉर्म्स के मुकाबले। अब देखिए, जब कोई इंसान बहुत अच्छा गिटार बजाता है तो लोग कहते हैं यार बहुत रियाज किया है इसने। कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लोग कहते हैं बहुत प्रैक्टिस की है इसने। लेकिन जब कोई मजिशियन बहुत नीट एंड क्लीन ट्रिक दिखाता है ना, तो लोग कहते हैं या तो ये आपस में मिले हुए होंगे या फिर ये सब हाथ की सफाई होती है। समझ रहे हैं आप कि जितनी क्लीन एंड जितनी नीट ट्रिक है ना, इसका मतलब लोगों के पास एक ही जस्टिफिकेशन है, अरे ये सब स्क्रिप्टेड होता है, राइट। इट मीन्स लोग आज भी मैजिक को सिर्फ एक ट्रिक्स की तरह देखते हैं। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे दुनिया भर के चैनल है, ये एक्सपोज कर दिया, इसका ट्रिक एक्सपोज कर दिया, उसका ट्रिक एक्सपोज कर दिया। ट्रिक एक्सपोज करके आप मैजिक का नुकसान कर रहे हो। लोगों को मैजिक क्यूरियोसिटी जगाने के लिए बनाया गया था, जैसे सिंगिंग इमोशंस जगाने के लिए बनाई गई थी। मैजिक भी एक आर्ट फॉर्म है। आप सोचिए, आपको पता है एक मूवी जब बनती है वो काल्पनिक है ना, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर से इमोशन जी पाते हो ना। स्कैरी मूवी है तो डर लगता है, लव स्टोरी है तो वो रोना आता है, हंसी आती है। मैजिक शो में भी तो एक परफॉर्मर यही करता है, क्यूरियोसिटी जगाता है, आपके अंदर भावनाएं जगाता है, और फिर आप आके बोल दो अचानक से, अरे ये सब हाथ की सफाई है, जादू वादू कुछ नहीं होता। मैजिक इज स्टिल स्ट्रगलिंग। तो सुहानी जैसे लोग, अक्षय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अक्षय लक्ष्मण, करण सिंह मैजिक, ये लोग जितने अच्छे लेवल पे इसको कर रहे हैं, मैं जो मुझसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। मेरा इस कोर्स को बनाने का पर्पज़ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं ये बता पाऊँ कि भाई ये आर्ट फॉर्म है, इसको सीख सकते हो, तुम भी कर सकते हो। जितने ज़्यादा सीखने वाले होंगे, उनमें से अगर 100 लोगों में से 10 भी ऐसे निकला है जो उस लेवल पे परफॉर्म करना सीख गए, तो अपने आप ही हिप्नोसिस ग्रो करेगा, अपने आप ही मेंटलिज्म ग्रो करेगा, मैजिक ग्रो करेगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो सुहानी बहुत अच्छा कर रही है। तो जैसे सुहानी ये करती है, मतलब जाके पूछती है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे एक ना नाटक आता था बहुत टाइम पहले, उसमें फारूक था, आई थिंक फारूक, तो वो क्या करता था, लोगों की मन की बातें सुन लेता था। तो आप कह रहे हो कि अगर सुहानी या आप कोई भी कर रहा है तो वो मन की बातें नहीं सुन रही, बट परफॉर्मेंस है, ये सब परफॉर्मेंस है, वो performance का उन्होंने part क्रैक कर दिया है। Yes, yes. बट जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तब आप कैसे कर सकते हो? आपने तो कुछ पूछा भी नहीं है उससे, जैसे अभी मैं वही बता रहा हूँ, ये परफॉर्मेंस का पार्ट है। हम लोग किस तरीके से कहाँ क्या कर रहे हैं, ये सब बहुत ही अलग तरीके लेवल पे काम कर रहा है। जादू क्या है? जादू एक इल्यूजन है। मेंटलिज्म भी उसी का पार्ट है। आपके माइंड में जो फाइनल इमेज जाएगी वो ये जाएगी कि मैंने आपका माइंड रीड किया। जो भी डर्टी वर्क है वो कैसे हिडन हुआ है, कब गायब हुआ है, कब छिपाया गया है, कब एग्जीक्यूट किया है, वो बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, आप कह रहे हो कि उसको रहने देते हैं, वो एक बैक का बट, हाँ, क्योंकि वो परफॉर्मर की स्किल है। परफॉर्मर की स्किल है। अब एक सिंगर आपको एक गाना सुनाता है और आप गाना सुने कहते हो वाह क्या मज़ा आ गया। उसने कितने साल तक अपने गले को उस एक सुर को साधने के लिए तैयार किया है, वो नहीं दिखाई देता है। अगर वो दिखने लग जाए that will be a different thing। तो आप कहोगे अच्छा गले में से आवाज़ें ही तो निकाल रहा है। नहीं, मैजिक के साथ ऐसा होता है कि मैजिक का जो सीक्रेट वर्क है वो जितना साफ और जितना नीटली छुपाया जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आएगा, जैसे एक सिंगर की प्रैक्टिस, एक डांसर की प्रैक्टिस होती है। मुझे ध्यान आता है कि एक लेडी अपने घर पे आई और आके बोलती है, अरे ये क्या कैलेंडर टांग रखा है, वो भी उल्टा। तो बोलता है, मम्मी ये कैलेंडर नहीं है, ये पिकासो की पेंटिंग है। तो वही बात है, जिसको परख है उसको परख है, जिसको नहीं है उसको नहीं है। ठीक है, तो वी शुड लर्न टू अप्रिशिएट इट। एंड मेरे को लगता है हम 3 मोड में जीते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो माइंड के लेवल पे जितनी भी क्रिएटिविटी एग्जिस्ट करती है, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, गिटार हो, कोई भी चीज, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, तो ये भी उसी का एक पार्ट है। बिल्कुल ये उसी का पार्ट है। अमेजिंग। सो आपका डेट ऑफ बर्थ है 4 Feb 1988। यस। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें, और आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ 2 Feb। तो इसमें से कुछ मैं बातें बता देता हूँ कि जो हाथ की वाली चीजें है ना, हाथ से करने वाली चीजें, वो ना 4 से कंट्रोल होते हैं, राहु से कंट्रोल होती हैं। जब आपका राहु अच्छा होता है तो आप अपने हाथ वाले कामों में बहुत अच्छे होते हो। अच्छा। सो इसलिए 4 Feb का जैसे आपका है डेट ऑफ बर्थ, और 4-5 का कॉम्बिनेशन है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैं एक चीज देख रहा था कि आपकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी अच्छी है। जरूरी नहीं है कि हर परफॉर्मर इतना नीट एंड क्लीन हो उसकी कम्युनिकेशन। तो आपका
जो क्वीन नंबर है, यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर है, कई लोग कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं, वो 5 आता है आपका। तो 4 एंड 5 आपके में बड़ा अच्छा काम कर रहा है। प्लस 2 नंबर होने की वजह से आपकी इंट्यूशंस भी स्ट्रांग है। तो 2 नंबर आपको इंट्यूशन दे रहा है, 4 नंबर आपको हाथ वाली चीजें दे रहा है, और 5 नंबर आपको कम्युनिकेशन दे रहा है। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है 2 वाला, उसका भी इंपैक्ट यहाँ पे आ रहा है। प्लस जो ये आपका टाइम चल रहा है वो राहु की महादशा आपकी चल रही है, तो ये वाला टाइम अभी दिसंबर तक जो है वो आपको थोड़ा ट्रबल आता रहेगा, देन यू विल ग्रो, फिर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से ये काम करेगा। मतलब न्यूमरोलॉजी में दिस विल वर्क लाइक दिस। अच्छा, ऐसा है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। आई विल Thank टेक दीज एडवाइसेस एंड ऑफ कैमरा मैं आपसे कुछ और भी करेंगे डिस्कशन, बिल्कुल करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को, थैंक यू। एंड सभी लोग नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, एंड रविंदर जी का कोर्स भी ले सकते हैं। एंड दिस इज अ अमेजिंग कोर्स। एंड आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। जुड़े रहिए एंड अपने आप के ऊपर भी काम करिए। नॉर्मल इंसान मत रहिए, अपनी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में आपको मिलेगा वो जो आप हो, आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय। थैंक यू।